अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है कैद इश्क और इसकी राइटर है हफ्सा जुवैद। बहुत ही उम्दा नावल है और बहुत ही ज़बरदस्त नावल है। जैसे आजकल ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, तो चलिए आप इस नावल को शुरू करते हैं। हूर समेत पूरा ख़ानदान आज अपने गांव आया था। हूर और तहरीम अपने वालिदैन की दो ही औलादें थीं। हूर बेइंतहा खूबसूरत थी। हूर के ताया गांव में ज़मीनों की देखभाल करते। इनके एक बेटे और बेटी ने घर में रौनक कर रखी थी। बेटे की शादी कुछ दिन पहले ही की थी हूर के ताया ने। जमील भाई आज सब लड़कियों को गांव के पास झील पर ले जा रहे थे। इस झील के बारे में एक दास्तान मशहूर थी। यहाँ परीजाद आते हैं। परियों को तो बहुत से लोगों ने देखा भी था। एक कहानी ये भी मशहूर एक कहानी ये भी लोगों ने मशहूर कर रखी थी कि यहाँ आने वाले परिजात इनको अगर कोई पसंद आ जाए तो वो इन्हें साथ ही ले जाते हैं और फिर इनका नाम और निशान इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। शाइस्ता इस खूबसूरत झील के साकित पानी को देखते हुए सबको दास्तान सुना रही थी। आलिया भाभी तो शाइस्ता की बातों पर हंस रही थी। भाभी, किसी दिन सच में कोई परिजात आपके सामने आ गया ना तो आपको लग पता जाएगा। ये ना हर वक्त ऐसी ही बातें करती रहती है। इसकी बातों को इतना ज़्यादा संजीदा मत लिया करो। लड़कियों, उठो, आओ, तुम सबको ज़मीनों पर लेकर चलते हैं। आलिया सब लड़कियों के साथ ज़मीनों की तरफ चली गई। हूर ने इस वक्त अपने बाल खोल रखे थे और शानों पर चादर फैला रखी थी। अच्छी खासी सर्दी थी यहाँ इस इलाके में, मगर हूर को शौक चढ़ा कि आज स्वेटर के बगैर जाते हैं और अभी हूर को ऐसा ही लग रहा था जैसे इसका जिस्म कांप रहा हो। दिन 4 बजे का वक़्त था और धूप जा रही थी। शाम 6 बजे तक गांव में मुकम्मल अंधेरा हो जाता था। ये मंजर बड़ा सहरंगेज था। हूर की आंखें जाती धूप की साए में नीली महसूस हो रही थी, जबकि अक्सर इसकी आंखों का रंग कांच जैसा सब्ज होता। इसकी आंखें इसकी खासियत थी। जब ये पैदा हुई थी तो एक बाबा इनके घर आए थे। बाबा जी ने जैसे ही हूर को देखा था इसका नाम तजवीज़ कर दिया था, हूर। वो बाबा हूर के वालिद से बहुत दिन तक मिलते रहे। फिर एक दिन वो इनके घर आए और एक अजीब बात कही। अपनी बेटी को कभी अपने गांव ना लेकर जाना। इसकी लकीरों में एक अजीब दास्तान है जो पूरी होगी तो तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। तुम्हारी बेटी बड़ी होकर एक परी जैसी खूबसूरत होगी। इसकी बहुत हिफाजत करना। इतनी खूबसूरती इसके लिए कोई मुसीबत ला सकती है। इस दिन के बाद वो बाबा जी कभी हूर के वालिद को नहीं मिले। हूर सच में जवान होकर सबको पीछे छोड़ गई थी। इसकी उम्र 20 बरस थी और ये कॉलेज में बीए के पेपर देकर फारिग हुई थी। खूबसूरत बाल और पतले हाथों के साथ हूर अगर कोई सख्त काम करती तो उसके हाथ सुर्ख हो जाते थे। इसकी वालदा एक ही बात कहती थी कि न जाने इनकी बेटी की शादी कहाँ होगी। ये तो इतनी पे नाजुक पे ज़रा सी सख्ती बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुड़िया जैसे सुनहरी बाल गुड़िया जैसे सुनहरी बालों वाली हूर अपनी बहन तहरीम की जान थी, जो इससे 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर बन रही थी। दोनों बहनों में बेइंतहा फ़र्क था। हूर बात बात पर परेशान हो जाती थी, जबकि तहरीम बहुत तेज़ दिमाग रखती थी। हूर शाइस्ता अपनी कज़न के साथ झील के पास थी। शाइस्ता को कोई काम था, वैसे भी थोड़ी देर में उन्होंने यहाँ से चले जाना था। आज इतवार का दिन था और बहुत से लोग कहते थे कि हफ्ते के आखिर में इस गांव के हिस्से और झील पर परीजाद आते हैं। हूर बहुत देर से इस झील के पास थी और झील के पानी को देख रही थी जो नीले रंग का था। हूर को शाइस्ता बुलाने के लिए आई। झील पर सैर करते हुए हूर को अजीब सा सांस हो रहा था। शाइस्ता पीछे से आई और इसके कंधे पे हाथ रखा। चल छोटी, घर चलें। ताया जान कह रहे हैं कि ये इलाका इस वक्त ठीक नहीं रहता। आपा, आप जाएं। आती हूँ मैं, मेरी कुछ चीज़ें रह गई हैं पीछे। अच्छा, जल्दी आ जा। हूर पीछे मुड़ी और अपनी चीज़ें उठाने की। झील के पास आते इसे एहसास हुआ कि किसी ने झील में छलांग लगाई है। हूर ने अपनी खूबसूरत आंखें सामने की तो डर के चूक गई। कोई झील में नहा रहा था। हूर इस शख्स को देख रही थी जिसके वजूद से इस वक्त यही जाहिर हो रहा था जैसे ये कोई वहशी है। हूर न जाने क्यों खड़ी हो गई। हूर के हाथों में उठाया हुआ बैग नीचे गिरा। तैरते शख्स ने पीछे मुड़कर देखा। हूर इसी लम्हे साकत हो गई, क्योंकि मैरून रंग आंखें इसने पहली बार देखी थी। हूर ने इस शख्स को देखा मगर फिर चकराकर झील में ही गिर गई। पानी में गिर जाने के बाद इसे होश नहीं रहा। ये शख्स तैरता हुआ हूर तक आया और इसे ऊपर किया। हूर का चेहरा देखकर ये शख्स हैरान रह गया। कोई इतना खूबसूरत भी होता है?
بے ہوش ہور کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس شخص نے ایک عجیب احساس محسوس کیا۔ اس لمحے اس کے پاس ایک کھولا نمودار ہوا۔ شہزادے واپس چلیں؟ کیوں؟ بادشاہ نے آپ کو یاد کیا ہے، اور یہ انسان آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ تمہیں اس سے مطلب؟ یہ شخص حور سمیت جھیل سے باہر آیا، جانا ضروری تھا، مگر اس کا دل بغاوت پر اتر آیا۔ اس پری کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا یہ۔ آخر اس نے حور کو اٹھایا اور ساتھ لیا۔ شہزادے، ایک انسان، ہولا غائب ہونے سے پہلے بولا۔ شہزادی کہو اسے، جس چیز پر میری نظر پڑ جائے وہ میری ہوتی ہے۔ یہ شخص حور کو اس کی دنیا سے بہت دور لے گیا۔ شائستہ جو حور کی طرف آ رہی تھی، اس کی چیخیں بلند ہوئی۔ ابو جی، ابو جی! کیا ہو گیا شائستہ؟ کیوں شور مچا رکھا ہے جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو تم نے؟ وہ ہماری حور کو کوئی اٹھا کر لے جا رہا تھا، وہ غائب ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہے لڑکی؟ تیرا دماغ چل گیا ہے داستانوں کو سن سن کر؟ نہیں ابو جی، میرے سامنے حور غائب ہوئی۔ عالیہ اور تحریم بھی آ گئی، جو فوراً جھیل کے پاس گئی۔ یہاں بیگ پڑا ہوا تھا اور کچھ دیگر چیزیں، مگر حور نہیں تھی، نہ حور کا نام و نشان۔ 2 منٹ پہلے میں نے حور کو یہاں ہی دیکھا تھا۔ عالیہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے۔ ایک بابا کہیں سے ان کے سامنے آیا۔ کہا تھا نا مت تنہا چھوڑنا اپنی بیٹی کو، اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی داستان پوری ہو جائے گی اب۔ تم نہیں جانتے تھے کیا کہ تمہاری بیٹی کتنی خوبصورت ہے؟ وہ اسے لے گیا ہے اپنی دنیا میں، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہمیں بتاؤ ہماری بیٹی کہاں ہے؟ تایا جان جیسے ہی آگے آئے، یہ بابا غائب ہو گیا۔ سب لڑکیوں کی چیخیں نکل گئی۔ بابا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے خود حور کو اس لمبے سے وحشی آدمی کے پاس دیکھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ حور بے ہوش ہے۔ تایا جان کو اس لمحے کچھ سمجھ نہ آیا۔ حور ندی میں تو نہیں گر گئی نا ابو؟ عالیہ نے اپنے دل کی بات کہی۔ تایا جان نے یخ ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگائی اور اپنی بھتیجی کو ڈھونڈنے لگے، مگر وہ ہوتی تو ملتی۔ پھولوں کی مہک ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ ملکہ کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہر طرف سب منتظر تھے کہ کب شہزادے آئیں گے۔ ملکہ کے کان میں ایک ملازمہ نے آ کر کچھ سرگوشی کی۔ ملکہ فوراً تخت سے اٹھی۔ معذرت بادشاہ سلامت، میں آتی ہوں، مجھے اجازت دیں، کچھ ضروری امور آ گئے ہیں۔ بالکل ملکہ، آپ جائیں۔ ملکہ فوراً شہزادے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ملکہ جیسے ہی شہزادے سلطان کے کمرے میں آئی، انہیں بستر پر ایک لڑکی لیٹی ہوئی نظر آئی اور اس پر شہزادے سلطان جھکے ہوئے تھے۔ شہزادے شاید اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہزادے! ملکہ کی باتوں آواز میں گونجی۔ شہزادے نے مڑ کر اپنی والدہ کو جو اس لڑکی کی موجودگی شہزادے کے کمرے میں دیکھ کر سخت برہم ہوئی۔ شہزادے بیڈ سے اٹھے اور ملکہ کے سامنے جھکے۔ ملکہ ہمیشہ انہیں پیار سے بلاتی تھی اور سر پر ہاتھ پھیرتی، مگر آج ملکہ ان سے شدید برہم تھی۔ یہ سب کیا ہے شہزادے؟ یہ آپ کس کو لے آئے ہیں؟ آپ کیا محل کے اصولوں سے واقف نہیں؟ یہاں کوئی ایسے نہیں آ سکتا، اور بھی بنا بادشاہ کی اجازت کے۔ ہم معافی چاہتے ہیں والدہ، مگر یہ کوئی غیر نہیں ہے۔ ہم نے انہیں اپنے محل کی شہزادی کے طور پر چنا ہے۔ ہمارے محل کی اگلی شہزادی ہیں یہ۔ کیا آپ نے اتنا بڑا فیصلہ ہماری اجازت کے بغیر لے لیا؟ شہزادے کو پیچھے چھوڑ کر ملکہ جیسے ہی بیڈ کے پاس آئی، یہ حور کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر حور کی نازک مزاجی اور خوبصورتی نے انہیں ایک بات سمجھنے پر مجبور کر دیا جو یہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی۔ آپ ایک انسان کو ہماری دنیا میں لے آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں انسان اور ہم ایک دوسرے کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، اس کے باوجود آپ ایک انسان کو ہمارے محل لے آئے۔ ہمیں یہ اچھی لگی ملکہ، اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس سے شادی کرنی ہے، تو ہم اپنی پسند لے آئے۔ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے شہزادے سلطان۔ یہ تو ہماری دنیا ہی دیکھ کر خوف سے مر جائیں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا ملکہ، ہم خود انہیں اس دنیا کے اصول سکھائیں گے۔ ہم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہوش میں آئیں گی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بادشاہ سلامت سے بات کریں ہمارے نکاح کی۔ آپ اپنی حرکت کا نتیجہ جانتے ہیں شہزادے؟ تخت پر بیٹھنے والا آپ کا بچہ ہوگا، اور اگر آپ نے انسان سے شادی کر لی تو آنے والے وقت کا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ ہمیں کچھ نہیں پتہ والدہ، ہمیں اپنی شہزادی کے طور پر یہی چاہیے۔ آپ بادشاہ سے بات کریں۔ آپ اپنے ساتھ ساتھ اس معصوم پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ نہیں والدہ صاحبہ، یہ ہمارے پیار سے بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ آپ کا پیار ان کے لیے قید ہوگا جو انہیں سب چیزوں سے دور لے جائے گا۔ یہ پریزاد نہیں، انسان ہے، اور نرمی کی عادی۔
یہ آپ کے ساتھ آنے والی کسی سختی کو برداشت نہیں کر پائیں گی۔ ہم ان کی حفاظت کر لیں گے والدہ، آپ ہمیشہ بادشاہ کی اجازت لے لیں۔ ملکہ مجبور ہو کر اٹھی مگر جانے سے پہلے پیچھے مڑ کر بولی، انہیں مہمان خانے میں پہنچا دے، آپ کے نکاح کے بعد ہی آپ کے کمرے پر حق رکھ پائیں گی شہزادے۔ جی والدہ۔ محل میں خبر پھیل گئی کہ ایک انسان ان کے درمیان ہے۔ بادشاہ سلامت اس وقت اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، ملکہ کے پاس آئی اور اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ کو اجازت کی ضرورت کب سے پڑ گئی ملکہ؟ اکیلے میں بات کر سکتے ہیں کیا ہم آپ سے؟ کیوں نہیں ملکہ، دربار کو خالی کیا جائے، اگلا دربار کل صبح لگے گا۔ سب لوگ باہر چلے گئے، اس شاہی کمرے میں صرف ملکہ اور بادشاہ شہریار رہ گئے تھے۔ آپ کے بیٹے کو اپنے لیے شہزادی پسند آ گئی ہے شہریار؟ بادشاہ نے اپنی ملکہ کو دیکھا، پھر خوش ہو کر بولے، کون ہے وہ جو ہمارے بیٹے کی پسند ہے؟ ایک انسان ہے شہریار، بہت معصوم۔ آقا بیٹا اسے اس کی دنیا سے بہت دور لے آیا ہے۔ بادشاہ شہریار فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ملکہ؟ ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا تو مہمان خانے میں ہم نے اس انسان کو ٹھہرایا ہے۔ بادشاہ فوراً سے ملکہ کے ساتھ مہمان خانے چلے گئے۔ یہ کیسا نرم احساس ہے جو مجھے ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے ارد گرد بہت سارے پھول اور تتلیاں ہوں؟ شاید میرا خیال ہے، لیکن یہ میرا خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ سنو لڑکی، مجھے یہ آواز آ رہی تھی نزدیک سے، جیسے کوئی بہت پاس ہو۔ جب میری آنکھ مکمل طور پر کھلی تو میں نے خود کو ایک بستر پر پایا۔ یہ بستر میرے گاؤں والے گھر کا تو نہیں تھا۔ میرے ساتھ ہی ایک عورت بیٹھی تھی جو کچھ گیلا گیلا میرے سر پر رکھ رہی تھی۔ آپ ڈرو مت، ہم آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں نے ایسی عورت اپنے گاؤں میں نہیں دیکھی تھی۔ سفید موتی والا لباس پہنے چمکتے ہوئے چہرے والی یہ عورت میرا سر سہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میرون سے رنگ کی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں، مگر جب اس عورت نے دوبارہ کپڑے کی مدد سے میرے سر پر کچھ ٹھنڈا سا لگایا تو مجھے علم ہوا یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ اس لمحے میں فوراً سے بستر سے اٹھی، میرے ارد گرد بہت سی تتلیاں اڑی اور دور جا کر بیٹھ گئی۔ میں چلتے ہوئے تھوڑا آگے آئی تو سامنے دروازہ تھا جس کے پاس پھول اور خوبصورت آبشار تھی۔ میں کہاں ہوں؟ میں تو جھیل میں تھی۔ اب ہماری دنیا میں ہے، پریوں کی دنیا میں۔ پرستان میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس لمحے کمرے کا دروازہ کھولا جو پچھلی طرف تھا۔ اندر ایک 50 سالہ آدمی ہے جس کے بھورے رنگ کے شاہی سادی سی پوشاک پہنی ہوئی تھی۔ اس کی پوشاک کے ساتھ سر پر تاج تھا۔ ساتھ میں ایک عورت تھی جس نے سفید رنگ کا شاہی طرز کا مہارانی فراق پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹے کے ساتھ تاج تھا۔ میرے سامنے جو عورت تھی وہ ان دونوں کے سامنے جھکی۔ السلام علیکم ملکہ اور بادشاہ سلامت، تم جاؤ یہ کمرہ خالی کرو، ہم اس انسان سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو دیکھا جس سے یہ عورت جو ملازمہ تھی وہ بادشاہ کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک رعب تھا۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں نے خود پر نظر کی۔ میں نے گھر والے سفید کپڑے پہن رکھے تھے مگر میرے سر پر اس لمحے دوپٹہ تھا۔ تو آپ ہو وہ انسان جو میرے بیٹے کو اچھی لگی ہے؟ میں ان کے الفاظ سن کر حیران ہو گئی۔ مجھے یاد تھا تو اتنا کہ ایک شخص کو دیکھا تھا جھیل میں نے اس کے بعد میں جھیل میں گری تھی۔ یہ عجیب سی جگہ تھی۔ دیکھیے سر، میں آپ کو نہیں جانتی، یہ ضرور کوئی مذاق ہے نا میرے ساتھ بہت بڑا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے سچ بتا دیں، اور مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ آپ ہمارے ریاست میں ہیں اور ہمارے بیٹے شہزادے سلطان کو آپ بھاگ گئی ہیں۔ وہ آپ کو انسانی دنیا سے اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ کیسی باتیں کہہ رہے تھے بھلا؟ میں اپنی دنیا سے دور کیسے ہو سکتی ہوں؟ آپ مذاق مت کریں میرے ساتھ سر۔ سفید کپڑوں والی عورت میرے نزدیک آئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہم جانتے ہیں آپ کے لیے اس بات کا اعتبار مشکل ہے مگر آپ اس وقت ہماری دنیا میں ہیں۔ ہم ایک پری ہیں اور یہاں اس سلطنت کی ملکہ۔ مجھے ان کی بات اب بھی مذاق لگی۔ بادشاہ جنہیں سب بادشاہ ہی کہہ رہے تھے وہ بولے، ہمارے ہاں کبھی کسی انسان کے ساتھ کسی شہزادے نے شادی نہیں کی، مگر سالوں پہلے ہمارے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، وہ نہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بیٹے کی قسمت میں ایک داستان ہے، ہمارا بیٹا کسی کے عشق میں مبتلا ہوگا مگر شہزادی ہماری دنیا کی نہیں ہوگی۔ ہم مذاق سمجھتے تھے مگر آپ کو دیکھ کر علم ہوا کہ یہ سب سچ ہے۔ بابا، یہ کس بابا کا ذکر کر رہے ہیں جو میرے بچپن میں آیا تھا اور میرے بارے میں اس نے ماما پاپا کو بتایا تھا؟ شاید یہ لوگ میرے ساتھ کوئی مذاق کر رہے ہیں، کوئی بہت بڑا مذاق۔ آپ لوگ کیسی
बातों को नहीं मानती, आप लोगों की किसी बातों को नहीं मानती, ये सब बातें झूठ हैं। मलका जी ने बादशाह ने मुखातिब किया, मेरे सर पर हाथ फेर कर बोली, हमारे यहाँ रस्म है, जिसको शहजादे अपनी शहजादी के तौर पर कबूल करते हैं, इसे हमारे खानदान में आना होता है। हम बिल्कुल नहीं जानते थे कि शहजादे एक इंसान को पसंद करेंगे। मलका, आप इन्हें समझा दें, ये हमारे बेटे की पसंद है तो हमें भी कबूल है। हम इसे शादी के लिए कभी ना मानते, मगर हम मजबूर हैं क्योंकि वली अहद शहजादे ने इन्हें चुन लिया है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप निकाह की तैयारी करें और इन्हें भी समझा दें। मेरे सामने ये सब क्या हो रहा था? पाशा बात करके बाहर चले गए। मलका ने मेरा हाथ थामा। मैं इस वक्त सकते में थी। मैंने मलका से हाथ छुड़ाया और उठने की कोशिश की। मलका की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। इस सब का कोई फायदा नहीं मेरी जान। अब आपको यहाँ ही रहना है बेटा। हमारा बेटा जब आपको लाया तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, मगर हम क्या कर सकते हैं। अब आप वली अहद शहजादे की शहजादी हैं, यानी इसके साथ तख्त पर मलका के तौर पर बैठेंगी आप मुस्तकबिल में। देखिए, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करें। मेरे वालिदैन मुंतज़िर होंगे, वो मुझे ना पाकर परेशान हो जाते हैं। आपके बेटे को मैं नहीं जानती और ना ही ऐसी किसी दुनिया पर यकीन है मुझे। मेरा लहजा मजबूत था। मलका ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे प्यार से समझाया, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहूँगी कि तुम यकीन करो ना करो, मगर ये भी एक दुनिया है। देखो, हम भी तुम्हारे तरह ही हैं, मगर कुछ फ़र्क है हम में। तुम हमारे ख़ानदान में शामिल होने वाली पहली इंसान हो जो शहज़ादी बनेगी। तुम ये निकाह कर लो, इसके बाद मैं शहज़ादे से कहूँगी कि वो तुम्हें हो सके तो तुम्हारे दुनिया में ले जाए। आप सच में मुझे यहाँ से निकालेंगी? मलका ने न जाने क्यों मुझसे मुंह फेर लिया। मलका की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। इस महल में जो लड़की शहजादी बन जाती है, फिर इसकी ज़िंदगी इसके शहजादे के मुताबिक होती है। वो बादशाह के साथ इसके दरबार में बैठी इसके लोगों के हर काम करती है, मगर दर हकीकत वो शहजादे या बादशाह की मोहब्बत में कैद कर ली जाती है। हमारे यहाँ मोहब्बत बहुत अहम मानी जाती है। जो शहजादी की पसंद होती है, इस पर किसी का कोई इख्तियार नहीं होता सिवाय शहजादे के। वो सिर्फ शहजादे का कहना मानती है, बाकी सब इसके हुक्म को मानते हैं। मेरी आँख मेरी अपनी आंखों से आंसू जारी थे। देखिए, आप इतनी अच्छी हैं, आप मुझे जाने देना। मैं किसी को इस दुनिया के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरा बेटा। यहाँ हुक्म बादशाह का चलता है, वो हुक्म देकर जा चुके हैं। आप मान जाओ, मैं शहजादे से बात करूंगी। मैंने न जाने क्यों इन गैर लोगों में एक मेहरबान पर एतबार कर लिया। मलका मेरे पास से उठ गई। मलका शहजादा सुल्तान के पास थी। सुल्तान, आपके बाबा ने निकाह की इजाज़त दे दी है। शहजादी राज़ी हो गई। हाँ, मैंने राज़ी कर लिया है इसे, मगर एक शर्त पर। कैसी शर्त वालदा? आप इन्हें इनकी दुनिया में जाने की इजाज़त देंगे। शहजादा सुल्तान ने अपनी माँ की तरफ देखा, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ा। हम इन्हें ले जाएंगे, मगर अभी नहीं। जब हमें मुकम्मल तौर पर एतबार हो जाएगा कि वो अब हमारी हैं और हमें हमारी दुनिया समेत कबूल कर चुकी हैं, तब हम इन्हें ले जाएंगे। शहजादे, ये गलत है। आप इनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। मगर आप कोई मगर आप कोई रास्ता नहीं वालदा। वो अगर अपनी दुनिया में वापस जाती तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊंगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमसे अलग हों। मोहब्बत करते हैं ना, जिससे इसे इश्क के ज़ंदानों में कैद नहीं करते। हम अगर किसी चीज़ को बहुत मजबूती से थामते हैं तो वो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अरसा नहीं रह पाती। शहजादे, हम जानते हैं वालदा, और मुस्तकबिल के हुक्मरान होने की हैसियत से हमने अपनी मलका का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया है। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में वो एक बहुत अच्छी मलका साबित होंगी। मगर शहजादे, एक बात याद रखिएगा, अगर वो अच्छी मलका साबित हो भी गई तो एक अच्छी माँ या बीवी साबित नहीं हो पाएंगी। हमने इन्हें जिस नज़र से देखा वो आप नहीं जानती वालदा। इनकी आंखों की चमक बताती है कि वो सिर्फ हमारे लिए बनी है। हमें उम्मीद है कि वो हमारे साथ बहुत जल्द रहना सीख जाएंगी, और आप इस बात की उम्मीद रखिए कि हम कभी इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। उम्मीद है कि तुम इसके साथ बहुत अच्छे से पेश आओगे। ठीक है वालदा, अब हम थोड़ी देर के लिए तन्हाई चाहते हैं। मलका जा चुकी थी। शहजादे सुल्तान खिड़की के पास आए और बाहर के खूबसूरत नज़ारे देखने लगे। शहजादे सुल्तान को ज़िंदगी में कभी किसी को देखकर वो एहसास नहीं हुआ जो एहसास इन्हें हूर के साथ होने से हुआ था। शायद इन दोनों का साथ बहुत अरसे पहले का था। शहजादे सुल्तान जो करने जा रहे थे, इसके मुस्तकबिल के बारे में वो नहीं जानते थे, मगर इन्हें उम्मीद थी कि ये दुरुस्त है। हूर के चले जाने के बाद गांव में लोगों ने बहुत सी बातें शुरू कर दी। कुछ लोगों ने तो ये कह रहे थे कि न जाने हूर कहाँ चलेगी, कुछ ये भी कह रहे थे कि शायद कोई जंगली जानवर इसे खा गया है। भाई साहब, आप लोगों के साथ मेरी बच्ची गई थी, मुझे बताइए ना वो कहाँ पर है।
मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैं खुद नहीं जानता, हमारे सामने ही थी। एक लम्हे में न जाने कहीं कहाँ चली गई वो, हमारे सामने ही गायब हो गई। मैंने इसे झील में भी देखा मगर झील में भी नहीं थी। भाई साहब, मेरी बहुत लाडली बच्ची है वो, हमने इसे आज तक एक खराश भी नहीं आने दी। वो तो छोटी छोटी बातों पर डर जाया करती थी, न जाने कैसी होगी अब। तुम परेशान मत हो, मुझे उम्मीद है वो जहाँ भी होगी अच्छी होगी। मैं एक आदमी के बारे में जानता हूँ, वो शायद हमारी हूर के बारे में कुछ बता पाए। तो इसके पास ले जाइए ना हमें भाई साहब, आपको पहले ही बताना चाहिए था। चलें इसके पास, जल्द से जल्द मुझे लेकर जाए। मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी हो सके हम अपनी बेटी को वापस ले आए। हूर के वालिद अपने भाई के सामने बैठे अपनी लाडली बेटी को याद कर रहे थे। सब जगह देखा था इसे मगर कहीं इसका नामो निशान नहीं था। तहरीम अपनी रोती हुई माँ के पास बैठी हुई थी, जिनको सब्र ही नहीं आ रहा था। चच्ची थोड़ा सा खाना खा लें। आलिया भाभी हूर की वालदा के आगे खाना रखते हुए बोली। हाय कैसे खा लूँ मैं आलिया, मेरी बच्ची कोई सख्त चीज़ हाथों से नहीं उठाती थी, न जाने खाना खाया होगा या नहीं। मुझे मेरी बेटी ला दो आलिया। बस करे चच्ची, थोड़ा सब्र करें। हमसे गलती होगी भाभी, हमें इस झील पर जाना ही नहीं चाहिए था। तहरीम, हमें थोड़ी ना इल्म था कि ये सब हो जाएगा। बस अब दुआ करो हूर जहाँ हो ठीक हो। ये सब नहीं जानते थे कि शायद अब कभी इनकी मुलाकात अपनी बेटी से होगी। निकाह का सामान आ चुका था। हूर बिस्तर पर खामोश बैठी थी। इसे महसूस हुआ जैसे बहुत सारी तितलियां इसके पास आई हों। ये उठ दरवाजे के सामने बने आबशार के पास आई, जिसके अंदर और बाहर तितलियों का ढेर था। हूर अगर आम हालात में ऐसी जगह पर आती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। इसे अजीब सी बेचैनी थी कि न जाने क्या होगा। बहुत जल्द मैं आपके और बाबा के पास मौजूद होंगी माँ। मुझे उम्मीद है ये ख्वाब है जिससे बहुत जल्द मैं जागने वाली हूँ और अब सबके दरमियान मौजूद होंगी। सुल्तान अरशमान आज बहुत दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने शहरियार बादशाह की रियासत में आए थे। इनका हुक्म यहाँ की तमाम रियासतों में चलता था जहाँ परियां और परीजार रहते थे। अरशमान की अपनी रियासत थे मगर जब सब रियासतें बटी तो इनका हुक्म माना जाता था। मगर जब सब रियासतें बैठती तो इनका हुक्म माना जाता था। इनकी उम्र 37 के करीब थी मगर इन्हें अपनी रानी का इंतज़ार था जिसने इन्हें बहुत इंतज़ार करवाया था। अरशमान को खबर हुई कि एक इंसान शहरियार के बेटे से शादी कर रही है तो ये शहरियार की रियासत में ये देखने आए क्योंकि एक परिजात इंसान से शादी कर रहा है। ये दरबार में आए तो शहरियार इन्हें देखते ही खड़े हो गए। सलाम बादशाह अरशमान। सलाम शहरियार, कैसे हो? सुना है बेटे की शादी कर रहे हो, वो भी हमें खबर दिए बगैर। बादशाह सलामत, बस आज ही इस बात का फैसला लिया हमने। आप बैठे, हम माज़र ख्वाह हैं कि हमने आपको पहले खबर ना की। हम सोच रहे थे कि वलीमे पर सबको दावतनामा भेजेंगे। कोई नहीं, हम देखना चाहेंगे इस इंसान को जिसने तुम्हारे बेटे का दिल चुराया है। अरशमान बैठ गए। ये नहीं जानते थे कि अब यहाँ से इनके साथ इनकी रानी वापस जाएगी। सफ़ेद और गुलाब फूलों के काम वाला ये लंबा फ़्रॉक मुझे पहनाया जा रहा है, जिसको पकड़ने के लिए बहुत सी मुलाजमें हैं। एक मुलाजमा मेरे पास आई, ये किसी अरशमान के बारे में जिक्र कर रही थी। बादशाह अरशमान आ गए हैं। वो अचानक ही आ गए वरना इनके आने का कोई इरादा नहीं था। मैं इनकी बातें गौर से सुन रही थी। क्या बादशाह की मलका भी साथ आई हैं? अरे नहीं, इनकी तो शादी ही नहीं हुई। सुना है वो कहते हैं जिस दिन मुझे कोई लड़की अच्छी लगेगी इसे मलका बना दूंगा। 37 साल के हो गए हैं मगर शादी नहीं की। वैसे इनके साथ तो कोई लड़की रह भी तो नहीं सकती ना। इनकी वालदा ने इनकी शादी के लिए लड़कियां तलाश की मगर बादशाह ने मना कर दिया। मेरे सर पर खूबसूरत सा गुलाबी दुपट्टा सजाते हुए दोनों मुलाजमें आपस में बातें कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास था जैसे आज कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। मेरे पाँव में जूते पहनने के बाद कुछ लड़कियां मुझे बाहर ले जाने लगी। एक बड़ा सा कमरा था, शायद यहाँ सब लोग जमा होते थे। मुझे लड़कियों ने एक तख्त पर बैठाया। इसी लम्हे बहुत से लोग किसी को सलाम कर रहे थे। मेरे सामने एक लंबा सा चौड़ा सा शख्स आया। इसके चेहरे के नीचे से एक कट शुरू होता था जो गर्दन तक जाता था। इस शख्स का चेहरा बहुत खूबसूरत था मगर आंखें, ये मैरून रंग की खौफनाक आंखें मुझे खौफजदा कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। इस शख्स ने काले रंग की पोशाक पहन रखी थी जिसके एक तरफ इसकी तलवार नजर आ रही थी। इस शख्स के बाल पोनी की सूरत में कैद थे। इस शख्स के जूड़े चौड़े वजूद से ही वहशत जाहिर होती थी। मुझे अजीब सा एहसास हुआ जब ये शख्स मेरे करीब आया और मेरे सामने खड़ा हुआ। ये दो पल का खेल था। जब मैंने नज़र फेर कर ऊपर देखा तो शख्स की आंखें गहरी महरून हुई जिससे सब लोग पीछे हटे। बादशाह सलामत, कोई बोला तो उस शख्स ने हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहा। मैं खामोशी से ये सब मंजर देख रही थी। इस बादशाह अरशमान ने मेरा हाथ थामा और मुझे खड़ा किया। मलका मेरे साथ ही खड़ी थी। इनके चेहरे पर भी खौफ आ गया।
یہ وہ انسان ہے جس کو تمہارا بیٹا اپنی شہزادی کے طور پر لایا تھا؟ جی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ شہریار بولے تو ارشمان بادشاہ کی دھاڑ سے میرا دل باہر کو آ گیا۔ یہ ملکہ ہے میری، ارشمان خان کی ملکہ۔ تم لوگوں کو اس کی آنکھوں کی کشش سے پتہ نہیں چلا کہ یہ میری ملکہ ہے؟ میرا دماغ سن ہو چکا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا تھا، پہلے سلطان اور اب یہ ارشمان۔ ارشمان کے ہاتھ لگاتے ہی مجھے عجیب سا احساس ہوا، مگر ارشمان کی جان لیوا گرفت بہت ہی سخت تھی۔ سلطان مجھے آتا ہوا دکھائی دیا۔ بادشاہ سلامت، میری شہزادی کو چھوڑ دے۔ خبردار میری رانی کا نام بھی لیا تو تم نے میری رانی، میری ملکہ کو یہاں لانے کی ہمت بھی کیسے کی؟ تم نہیں جانتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے تمہیں نہیں علم ہوا تھا کہ یہ خاص ہیں؟ بادشاہ، یہ ہماری ہونے والی بیوی ہیں، ہم نے انہیں جھیل کے کنارے دیکھا تھا، یہ بہت اچھی لگی ہمیں۔ تم نے صرف انہیں جھیل کے کنارے دیکھا تھا، مگر ان کا انتظار بہت عرصے سے ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم آج یہاں نہ آتے تو تم لوگ میری رانی کے ساتھ کیا کرتے؟ عدیل عدیل جلدی آؤ۔ اپنے خاص ملازم کو آواز دیتے ہوئے ارشمان بادشاہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ ان کی آنکھوں کی تپش میں محسوس کر سکتی تھی۔ میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، کیونکہ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ جی میرے بادشاہ، اپنی ریاست میں خبر کر دو کہ ہم واپسی پر اپنے ساتھ رانی کو لا رہے ہیں۔ ہمارا شاندار استقبال چاہیے۔ شہریار بادشاہ آگے آئے اور بولے، مجھے تو ارشمان سے بے انتہا خوف آ رہا ہے۔ میں ان کے سامنے شاید ہی گڑیا ہی لگ رہی تھی جو ان کی بے رحم گرفت برداشت کر رہی تھی۔ ارشمان بادشاہ سلامت، دیکھیے ان کا نکاح ہمارے بیٹے سے طے ہے، اور یوں آپ شہزادی کو اپنا بنانے کا نہیں کہہ سکتے۔ سلطان آگے آیا اور میرے دیکھتے ہی میرا ہاتھ تھامنا چاہا، جو ارشمان نے مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہمت مت کرنا۔ ارشمان کے ہاتھوں سے شعلے نکلے جس نے سلطان کو دور پھینکا۔ ان شعلوں کی تپش میں نے محسوس کی اور میرا دل جیسے حلق کو آ گیا۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی کھیل نہیں ہے، میں انسان ہوں، آپ سب کی دنیا سے بہت زیادہ مختلف۔ میرا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب کچھ پہلے سے ہی غلط تھا، مجھے جانے دیں۔ بادشاہ ارشمان نے میری طرف دیکھا، میرے لیے ان کی آنکھ میں ایک نرم سا تاثر آیا۔ خاموش رانی صاحبہ، ہمیں بالکل نہیں پسند کہ کوئی ہمارے فیصلے میں بولے۔ آپ ہماری تھیں شروع سے، آپ کی یہ آنکھیں ہمیں اپنی جانب کھینچتی ہیں اور ہم اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جو ہمارا ہو۔ آپ خاموشی سے ابھی نکاح کریں گی، کیونکہ اگر آپ نکاح سے انکار کرتی ہیں تو یہاں کھڑے سب لوگوں کی زندگی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے دھمکی دے کر ارشمان بہت زیادہ پرسکون تھے، مگر میں کیوں ان کی بات مانتی؟ میں اس دنیا کی تھی جو مجھے ان لوگوں سے کوئی غرض ہوتا؟ آپ چاہے جو مرضی کر لے، میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ میں جانتا ہوں کیا سوچ رہی ہیں آپ رانی، آپ کے دماغ میں یہی آ رہا ہے نا کہ یہ لوگ تو میرے اپنے نہیں، تو ان کی زندگیوں سے ہمیں کیا لینا دینا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے گھر والے بھی تو آپ کی دنیا میں ہیں نا، جو آپ کے انکار کی صورت میں میرا غصہ دیکھیں گے۔ بادشاہ ارشمان نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ایک فلم سی چلنے لگی۔ اس میں ظاہر ہونے والی تصویر اور کسی کی نہیں، میری ماں اور بہن کی تھی، جو دونوں بیٹھی رو رہی تھی۔ ماما تحریم آپی۔ خاموش رانی، مجھے نہیں پسند آپ کا یوں کسی اور کے لیے فکر مند ہونا۔ چپ چاپ نکاح کر لیں، ورنہ ان سب کے چہرے بھی آپ کو دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے۔ ارشمان نے مجھے ملکہ کو دیا، جنہوں نے مجھے فوراً تھاما۔ اپنی رانی کو اندر لے کر جائیں، نکاح کے فوراً بعد ہی ہمارے ساتھ ہماری ریاست میں جا رہی ہیں۔ سلطان جو بے ہوش ہو چکا تھا، اسے کچھ لوگ لے گئے۔ ملکہ میرا ہاتھ تھامے مجھے اندر لے جانے لگی۔ میرے دماغ اس وقت کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ بیٹا، مطلب رانی صاحبہ، انکار مت کرنا۔ ارشمان بادشاہ بہت ظالم ہے، آپ کے گھر والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ملکہ ہمیں بچا لے۔ میں معافی چاہتی ہوں، ارشمان بادشاہ کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ میرا نکاح ایک انجان انسان نہیں، پتہ نہیں کس مخلوق سے ہوا۔ اس کے بعد ملکہ نے ایک سفید رنگ کا کوٹ لایا۔ مجھے معاف کر دینا رانی صاحبہ، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ آپ کے شوہر بہت سخت مزاج ہیں، ان کے مزاج سے سب ریاست واقف ہے۔ ہو سکے تو ان کی ہر بات مان لینا اور ان کو شکایت کا موقع مت دینا۔ وہ اگر آپ سے خوش ہوئے تو آپ کو آپ کی ماں باپ کے پاس بھی لے جائیں گے۔ میرے آنسو بے اختیار ہو گئے۔ باہر سے حکم آیا کہ مجھے لایا جائے۔ مجھے یہ کوٹ پہنایا کہ مگر یہاں سردی نہیں تھی۔ میرا ہاتھ تھام کر ملکہ باہر لائے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ شہزادے سلطان کو کافی عرصے تک ہوش نہیں آئے گا۔ وہ بابا جو شہزادے سلطان اور میرے گھر آیا تھا وہ غلط تھا۔ میں شہزادے سلطان کی نہیں، بادشاہ ارشمان کی ملکہ بنی تھی۔ مجھے محل سے باہر لے جایا گیا، جہاں گھوڑے کھڑے تھے۔ ملکہ مجھ سے
मिली। फिर आसमान आए और मेरा हाथ थामा, मुझे एक घोड़े के पास लाए जिसका रंग ब्राउन था और इसका कद भी काफी बड़ा था। मुझे घोड़े से डर लगता है, मैं साथ ही हूँ, डरने की जरूरत नहीं। अशमा ने मुझे पकड़ा और घोड़े पर बैठाया और साथ खुद भी बैठ गई। ये कैसी कैद थी जिससे रिहाई मुमकिन ना थी। घोड़ा बहुत तेज चल रहा था, मुझे अशमान की गिरफ्त में सख्ती महसूस हो रही थी। कमरे मुझे कमर से एक हाथ से थामा हुआ था अशमान ने और दूसरे से घोड़े की रस्सी को। मैं जिंदगी में पहली बार सफर करी थी ऐसे घोड़े पर। मेरे हाथ सुर्ख हो गए थे और शायद कमर में भी दर्द था। मैं इतनी सख्त सफर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 2 घंटे हो गए थे। मुझे अशमान की आवाज़ आई, सो जाए रानी मेरी जान, हम रियासत पहुंचेंगे तो आप उठ जाइएगा। अशमान ने न जाने आंखों से ऐसा क्या कहा कि मुझे होश नहीं रहा। अशमान के सीने पर सर रखकर मैं गहरी नींद सो गई। अदील अशमान के साथ ही घोड़े पर सफर कर रहा था। बाकी सब बहुत पीछे थे। अशमान, रानी साहबा को हमारी दुनिया में काफ़ी मुश्किलात का सामना रहेगा। तुम बेफिक्र हो अदील, रानी मेरे साथ हैं। तुम बेफिक्र हो दिल, रानी मेरे साथ है। इन्हें किसी चीज़ के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। बहुत जल्द ये इस दुनिया को अपना लेंगी। अभी तो इनके लिए यहाँ के माहौल के मुताबिक रहना मुश्किल होगा। इनकी दुनिया हमसे बहुत मुख्तलिफ है। सो गई हैं क्या रानी साहबा? सुला दिया इन्हें। इनके लिए लंबा सफ़र अच्छा नहीं। चलो, तुम्हारी ताकत कहीं तो सही से काम आई। अदील का इशारा बेहोश हूर की तरफ था, जिससे और किसी ने नहीं बल्कि खुद अरशमान ने बेहोश किया था। चल बस कर और जल्दी कर, सर्दी बढ़ रही है, रानी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। घोड़े तेज रफ्तार से चल रहे थे। रात के आधे पहर ये अपनी रियासत में दाखिल हुए। हर तरफ लोग फूल पत्तियों के साथ खड़े थे। कुछ परियां ऊंची जगह पर बैठकर अपनी नई आने वाली मलका को देख रही थी, जो शायद सो रही थी। हूर को अरशमा ने जगाया। रानी उठे, हमारा घर आ गया है। सामने बर्फ से ढका हुआ खूबसूरत महल था, जिसके इर्द गिर्द रोशनियां थी जो शायद आग से जलाई गई थी। इस अंधेरे में हर तरफ दिए रखे गए थे। लोगों ने फूल की पत्तियां इन पर बरसाई। अरशमा ने घोड़ा आस्था कर दिया। यक ठंडी सर्दी हूर की हड्डियों में घुस रही थी। देखिए रानी, हमारे लोग, वो देखिए सामने हमारा महल। महल के करीब आकर अरशमा ने खुद हूर को नीचे उतारा, जो गिर गई क्योंकि इसकी टांगें जवाब दे गई थी। हाथों पर जख्म बन गए थे, जबकि कमर में दर्द की लहरें उठ रही थी। अरशमा ने अपनी नाजुक मलका को उठाया और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे दर्द हो रहा है। हूर की रोती हुई आवाज़ पर अरशमा ने इसके सर पर प्यार से होंठ रखे। बस थोड़ी देर इन लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दो। अरशमा लोगों के बीच से अपनी रानी को उठाए हुए गुजर रहा था। हर कोई बस अपनी रानी को एक बार देखना चाहता था। महल के दरवाजे पर पहुंचकर अरशमा रुका और हूर को साथ खड़ा किया। हूर को मजबूती से इसने थाम रखा था। तुम सबको रानी की आमद मुबारक हो। आज से तुम सबकी रानी है, रानी हूर अरशमान खान। ये मेरी मलका है। आज के बाद इस रियासत की मलका है ये। कोई बोला कि मलका तो इंसान है। मलका इंसान है और मुझे उम्मीद है कोई इस बात को लेकर मुझसे बहस नहीं करेगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं तो वो सामने आ सकता है। अब लोग खामोश हो गए और अरशमान हूर को उठाकर महल के अंदर ले गया। जिंदगी में कभी कभार जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं वो मुमकिन हो जाती है। ऐसे ही कुछ हूर के साथ भी हुआ था। एक अनजान दुनिया में आना, इसके बाद यहाँ के मकीनों की बातों को सुनना और एक रानी के तौर पर एक बादशाह के साथ इसकी रियासत आना, ये सब कभी शायद हूर ने सोचा भी नहीं था। हूर इन सब चीज़ों को जल्दी कबूल नहीं कर पा रही थी। ये शायद इंसानी फितरत है कि हम हमेशा मुश्किल चीज़ को ही अपनाते हैं, मगर हूर से ना तो इसकी किस्मत ने कुछ पूछा, ना इसे कुछ सोचने का मौका दिया। कभी कभार ज़िंदगी के कुछ फैसले बहुत ज़्यादा संजीदा होते हैं। हम जिस चीज़ को अपने हक में बुरा समझते हैं वही चीज़ हमारे हक में अच्छी होती है। हूर को कमरे में बिस्तर पर लटा कर अरशमान ने मुलाजमा को हुक्म किया कि वालदा को बुला लाए। वालदा अरशमान की थी, जिन्हें अपने बेटे की शादी का बहुत अरसे से इंतज़ार था। थोड़ी देर बाद नफीस सी औरत कमरे में दाखिल हुई। अरशमान खड़े होकर इनकी तरफ आया और इनके हाथ को थाम कर प्यार किया। आपने तो शादी ही कर ली मेरे बेटे। जी वालदा, आपको जिस लम्हे का इंतज़ार था वो आ ही गया। देखे मिले अपनी बहू से। अरशमान ने बिस्तर पर लेटी हुई हूर की तरफ इशारा किया। वालदा हूर की तरफ आई, जिसके हाथ सुरख थे और ये आराम से लेटी हुई थी। बहुत खूबसूरत है ये। कहाँ से मिली तुम्हें हमारी बहू अरशमान? इंसान है ये वालदा, अपनी दुनिया से हम तक आ गई हैं। अरशमान की वालदा लफ्ज़ इंसान पर हैरान हुई और आगे आकर हूर के सराहने बैठी, जो इन्हें हैरानी से देख रही थी। बेटा, ये तो बहुत नाजुक सी और मासूम है।
یہ یہاں ہماری ریاست میں کیسے رہ پائے گی؟ ہمارے لوگ کیا اسے قبول کر لیں گے؟ تم جانتے ہو ہمارے لوگوں میں سے پہلے ہی کتنے لوگ تمہارے دشمن ہیں۔ یہ تو انسان ہیں، یہاں تمہارے دشمن ضرور انہیں تمہاری کمزوری کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اس کی پرواہ نہیں والدہ، اب یہ ہماری ہیں اور انہیں ہمارا ہی بن کر رہنا ہے۔ ان کی حفاظت ہم اچھے سے کر لیں گے، آپ بس ان کا خیال رکھیں جب ہم آس پاس نہ ہوں۔ فوزیہ خاتون، جنہیں سب ملکہ یا رانی صاحبہ کہتے تھے، حور کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ان کے عمل میں بہت شفقت تھی۔ ولیمے کا اعلان کرو ارشمان، تم اب تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے ملو، ہم اپنی بیٹی کو دیکھ لیں، اسے کچھ کھلائیں اور زخموں پر مرہم رکھ دیں۔ یہ کہاں آتی ہے ہمارے رہن سہن کی؟ جی والدہ، اجازت دیں۔ ارشمان نے فوزیہ خاتون کا ہاتھ چوما، پھر حور کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ والدہ ہیں ہماری۔ رانی، آپ نے بالکل نہیں ڈرنا۔ رانی، ہم رات کو جلدی آئیں گے، اپنا خیال رکھنا۔ حور کی پیشانی پر بوسہ دے کر ارشمان باہر چلا گیا۔ حور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ فوزیہ خاتون ملازمہ کو حکم دے کر جا چکی تھی، ان کی بہو کے لیے فوراً کوئی طبیب لاؤ۔ بیٹا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی رانی صاحبہ، میرے والدین میرا بہت شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ فوزیہ خاتون حور کے ہاتھوں پر مرہم لگاتے ہوئے اسے بہلا رہی تھی۔ آپ کی قسمت میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا ہے بیٹا، ہم آپ کے والدین کو آپ کی خیریت کا پیغام بھجوا دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے والدین کو دیکھنا چاہتی ہیں تو ہم انہیں دکھا دیں گے آپ کو، مگر میرا بچہ، آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہی ان کے ہاں جانا۔ اب آپ کی زندگی ارشمان کے ساتھ ہے، ایک رانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بادشاہ کا ساتھ دے۔ آپ تو انسان ہیں، یہاں ہماری ریاست میں انسان بہت کم آتے ہیں، جو آتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں جاتے۔ اس ریاست میں آپ کو اب اپنا مقام خود بنانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہوا وہ ٹھیک ہے، مگر جیسا قسمت میں تھا وہ تو ہونا تھا۔ جو لوگ وقت سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ جتنی جلدی اپنی شادی اور ارشمان کو قبول کریں گی، آپ کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اگر آپ ارشمان کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نہ بھی سنبھالیں تو اب آپ ان کی بیوی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ رانی صاحبہ، میرے لیے یہ سب اچانک بہت مشکل ہے سمجھنا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، اور ابھی اس خواب کا اختتام ہو جائے گا۔ بس آپ کو خواب اور حقیقت میں فرق کرنا ہے میرا بچہ۔ ارشمان تھوڑا سخت مزاج ہے، مگر مجھے امید ہے وہ آپ کے ساتھ نرمی ہی اختیار کرے گا۔ ہمیں والدہ کہیں آپ تو اچھا لگے گا۔ ہمیں یہاں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو ہم موجود ہیں۔ آپ کے والدین کو ہم پیغام بھجوا دیں گے اور آپ کے ولیمے کے روز ان سے آپ کا رابطہ بھی کروا دیں گے، مگر آپ اپنی صحت پر دھیان دیں۔ یہاں رہنا ہے تو خود پر دھیان دینا ہوگا بیٹا۔ یوں سمجھے آپ رخصت ہو کر کہیں آئی ہیں۔ طبیب آیا اور حور کو دوائی دی۔ ملکہ رانی صاحبہ کا دھیان رکھیں، یہ بہت نازک ہے، گھوڑے پر سفر سے ان کو تکلیف ہوئی ہے، آپ اگلی مرتبہ ان کا دھیان رکھیے گا۔ 2-3 دن ان کو بھرپور نیند لینے دیں، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھیں اور سردی سے بچائیں۔ طبیب کی بات سن کر فوزیہ خاتون نے ساری ہدایت ملازمین کو بتائی۔ فوزیہ خاتون یخنی کا پیالہ لے کر حور کے سامنے بیٹھی۔ والدہ، آپ بہت اچھی ہیں۔ شکریہ میرے بیٹے، بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہمارے بیٹے نے اتنے سال کسی خاص مقصد کے تحت ہی اپنی رانی کا انتظار کیا ہے۔ آپ سے ہی اس کی زندگی ہے۔ آپ تو اب ہماری بیٹی ہیں، ہمارے ساتھ کھڑی ہوں گی تو ہمیں آپ کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اتنی معصوم ہیں، ہم کیسے نہ آپ سے پیار کریں۔ فوزیہ خاتون نے حور کو سوپ پلاتے ہوئے اس کے سر پر بھی پیار دیا۔ حور نے دیکھا ایک ملازمہ گرم دودھ لائی ہے۔ فوزیہ خاتون نے طبیب کی دی ہوئی دوائی حور کو دی اور اس کی زخموں پر مرہم لگائی۔ تھوڑی دیر بعد حور فوزیہ خاتون کی گود میں سر رکھے سو گئی۔ فوزیہ خاتون حور کے پاس ایک پری کو چھوڑتے ہوئے بولی، اپنی رانی کا بہت خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، یہ انسان ہے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، ان کی حفاظت اب تمہارے ذمہ ہے۔ گل بہار پری نے اپنی ملکہ کا حکم فوراً مانا۔ فوزیہ خاتون کا رخ اب اپنی خوابگاہ کی طرف تھا۔ رات کافی دیر بعد ارشمان خوابگاہ میں آیا۔ گل بہار ابھی بھی کمرے میں تھی۔ بادشاہ سلامت۔ سلام بادشاہ سلامت۔ سلام گل، تم جا سکتی ہو اب، جب ضرورت ہوگی تو رانی صاحبہ بلا لیں گی تمہیں۔
गुलबहार हुक्म पाते ही फौरन से बाहर चली गई। अर्शमान अपनी पोशाक के ऊपर पहना हुआ मखमल का कोट उतार कर बेड पर हूर के पास आकर बैठा। ये गोल्डन और सब्ज रंगों के मिलाप से मजीन खूबसूरत ख्वाबगाह थी जो अपने बादशाह के मिजाज को जाहिर करती थी। बड़े से किंग साइड बेड पर गोल्डन जालीदार पर्दों के बीच लेटी हूर इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अर्शमान ने झुककर इसकी पेशानी चूमी। अर्शमान सोच नहीं सकता था कि यूं इसके साथ इसकी रानी आएगी और वो भी इतनी मासूम होगी। अर्शमान हूर के बालों में उंगली चला रहा था। हूर के लब आपस में नरमी से जुड़े हुए थे। अर्शमान की ख्वाहिश हुई इन्हें छू कर देखे। अर्शमान ने अपना अंगूठा हूर के लबों पर फेरा। हूर ने अपने चेहरे के जाविये बदले। इससे अपनी नींद में खलल पसंद न आया। ये सब चीज़ें अर्शमान को बहुत लुत्फ दे रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि अर्शमान के इतने करीब कोई था जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था। अर्शमान ने हूर के चेहरे पर उंगलियां फेरी। हूर की नींद का ख्याल करते अर्शमान ने अपनी ख्वाहिश दिल में दबाई और लिबास तब्दील करने चला गया। सुबह अपनी पूरी आबोताब से निकली थी। अर्शमान जो सुबह की नमाज के बाद अपने वजीरों से मुलाकात करके वापस आए थे अपनी बीवी को देख रहा था जो अभी भी सो रही थी। अर्शमान हूर के करीब आया और इसकी परेशानी चेक की। बुखार नहीं था मगर तबीब की दुआओं के बायस हूर अभी तक सो रही थी। आज हूर का महल में पहला दिन था इसलिए हूर का जल्दी जागना ज़रूरी था। अर्शमान ने अपनी मासूम रानी को देखा फिर इसे बेड से उठाकर बाहों में भरा। अर्शमान हूर का चेहरा देख रहा था। हूर की आंख खुली तो खुद को अर्शमान के पास देखकर तो इसे कुछ समझ न आई। फिर इसने डर के मारे चीख मारी क्योंकि इसका दिमाग अभी भी सोया हुआ था। रानी क्या हो गया है? मैं अर्शमान हूँ। हूर को हूर को वापस बेड पर लटाते हुए अर्शमान ने इसके सर पर हाथ रखा। अपने आसपास देखकर हूर का जहन बेदार हुआ। कल के सारे वाक़यात इसके जहन में चलने लगे। आप डर गई रानी? अर्शमान बहुत प्यार से हूर से पूछ रहा था। मेरा नाम हूर है, आप प्लीज़ मुझे रानी मत कहा करें। अच्छा मेरी जान, हम आपको हूर ही कहेंगे। आप उठ जाएं फिर नाश्ता करते हैं। गुलबहार कमरे में आई। हूर को गुलबहार के पास छोड़कर अर्शमान बाहर चला गया। गुलबहार जब हूर को बैतुल खला लेकर गई तो हूर को रोना आ गया। ये पुराने तर्ज का बैतुल खला था मगर काफ़ी बड़ा था। इंसानों की दुनिया जैसा इसमें कुछ नहीं था मगर फिर भी ये ठीक था। गुलबहार, जी रानी साहबा। गुलबहार, मैं इन सब चीज़ों की आदी नहीं। मेरी दुनिया में ये सब नहीं होता। गुलबहार, माफ़ कीजिएगा रानी साहबा, हमारी दुनिया में यही सब है। आपको अब हमारे तौर तरीके सीखने हैं। हूर ने बड़ी मुश्किल से सब कुछ समझा। जब बाहर आई तो गुलबहार ने हूर के गीले बाल सवारे। गोल्डन रंग के लंबे मखमली फ्राक में हूर बहुत प्यारी लग रही थी। गुलबहार ने हूर के हाथों पर तेल नुमा कोई चीज़ लगाई। ये क्या है गुलबहार? ये यहाँ के फूलों से ख़ास बनाई गई महक है जो आपके हाथों को सर्दी में खुश्क होने से बचाएगी। गुलबहार हूर के गीले बालों पर हाथ फेर रही थी। हूर के बाल खुश्क हो गए। ये तुमने कैसे किया गुलबहार? मैं परी हूँ रानी साहबा, मेरे पास जो ताकतें हैं इससे आपके बालों का पानी मैंने खुश्क कर दिया। क्या यहाँ सबके पास ताकतें हैं? बहुत कम लोगों को ये ताकतें इस्तेमाल करने की इजाज़त है रानी साहबा। कभी बादशाह सलामत से इनकी ताकतों का पूछिएगा, आप हैरान हो जाएंगी। गुलबहार ने नेट का दुपट्टा हूर के सर पर टकाया और मखमली चादर इसके इर्द गिर्द फैलाई जो मैरून रंग की थी। हूर का हाथ थाम कर गुलबहार इसे खाने वाली जगह पर लाई जहाँ नीचे बैठकर खाना खाया जाता। मलका तो बहुत सुबह खाना खा चुकी थी। अर्शमा ने हूर को अपने साथ बैठाया। दूध के गिलास के साथ सूखे फ्रूट और फल देखकर ही हूर का दिल खराब हुआ। एक ख़ास किस्म की मोटी रोटी इसके सामने रखी गई। अर्शमान, मैं दूध नहीं पीती और ये सब। अगर आप दूध नहीं पियेंगी तो हमारे यहाँ कैसे रहेंगी? महल में आपको सर्दी का एहसास नहीं हो रहा मगर बाहर बहुत सर्दी है। हमारी रियासत शुमाली इलाके में है इसलिए यहाँ गर्मी कम ही आती है। हम सर्दी में रहने के आदी हैं मगर आपको अब अपना रहन सहन तब्दील करना है। हूर को याद था अपने घर में ये सर्दी के दिनों में लहाफ से कितनी मुश्किल से उठती थी। यहाँ सर्दी का सोचकर इसे अजीब लग रहा था। हूर, क्या हुआ? मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। यहाँ सब अजीब है जैसे पुराने वक्तों में होता था। मैं नहीं रह सकती यहाँ। अर्शमा ने अपने हाथ हूर के हाथ पर रखे। बहुत जल्द आप यहाँ के मौसम और रहन सहन की आदी हो जाएंगी। आपने खुद का ध्यान रखना है। बस चले नाश्ता करें। बामुश्किल हूर ने दूध पिया, वो भी अर्शमान के हाथ से। हूर बेइंतहा जिद्दी थी। अर्शमान ने हूर को उठाया। बाहर चले इसके साथ। गुलबहार एक कोरनुमा चीज़ लाई जिसके ऊपर टोपी सी थी जिसे कोई बड़ा सा अपर हो। गुलबहार ने ये हूर को पहनाया। ये मुकम्मल तौर पर हूर को छुपा गया। अर्शमान हूर को साथ लिए इस गोल्डन महल से बाहर आया जो बेइंतहा खूबसूरत था।
हूर अर्शमान के साथ चलते हुए आसपास खूबसूरत फूलों को देख रही थी। हर तरफ खूबसूरत आबशार थे। हूर के पास कोई उड़ता हुआ गया। हूर की बेसाख्ता चीख निकली और ये अर्शमान के सीने से लग गई। अर्शमान ने सामने देखा और अपने सीने से लगी अपनी रानी को फिर कहका लगाकर हंसा। हूर वो एक परी है देखे। हूर ने कांपते हुए अपना सर उठाया तो सामने ही परों वाली एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसने अपने पर छुपा लिए थे। ये हूर का इशारा सामने लड़की की तरफ था। हमारे यहाँ परियों के पर हैं, मेरे भी हैं, किसी दिन दिखाऊंगा। डरे नहीं, यहाँ कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हूर ने आसमान की आस्तीन थाम रखी थी। सामने से आती तितलियों को हूर ने देखा और खुद ही इनके पीछे चल पड़ी। आगे जाकर एक चश्मा बह रहा था जिसके इर्द गिर्द 7 रंग थे। हूर इस चश्मे की खूबसूरती में खो गई। हूर को यही लगा कि ये ख्वाब है, मगर ये ख्वाब नहीं हकीकत था। आसमान अपनी रानी को इश्तियाक से सब चीज़ें देखते देख रहा था। अब अगला काम हूर की ताजपोशी था ताकि कोई हूर की के रानी होने पर इतराज़ न कर पाए। आज हूर का वलीमा था और साथ में ताजपोशी। इस पूरे हफ्ते फौजिया खातून के साथ साथ अर्शमा ने भी हूर का बेहद ख्याल रखा था। फौजिया खातून ने हूर को इसके वालिदैन की झलक भी दिखाई। हूर शीशे के सामने बैठी हुई थी। सफ़ेद और पिंक रंग के इम्तजाज का ये लंबा मैक्सी नुमा फ़्रॉक हूर को बेतहाशा प्यारा लग रहा था। हूर ने पैरों में खूबसूरत खुस्सा नुमा जूते पहन रखे थे जो फ्रॉक के लंबा होने के बायस नज़र भी नहीं आ रहे थे। हाथों में सफ़ेद और पिंक रंग की खूबसूरत कांच की चूड़ियाँ थी। हूर को तैयार करके गुलबहार बाहर ले आई। सर पर पिंक रंग का दुपट्टा हूर की गुलाबी रंगत पर बहुत जच रहा था। फौजिया खातून हूर के पास आई। उन्होंने भी आज सफ़ेद ही रंग का खूबसूरत लंबा फ्रॉक पहना हुआ था। देखो बेटा, तुम इंसान हो, यहाँ लोगों के दरमियान जब बैठोगी तो ध्यान रखना ये लोग इंसान नहीं हैं। इनकी बातें, इनकी रवायात तो मुख्तलिफ हैं। तुम्हें चुप करके सबसे पहले इन लोगों को संजीदा होकर देखना है कि क्या करते हैं ये लोग। यहाँ बहुत से लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे मगर तुम्हें इनका मुकाबला करना है। इस बात का साबित करना है कि तुम इनकी मलका बनने के काबिल हो। वालदा, क्या ये लोग मुझे कबूल करेंगे? हूर का इशारा रियासत के लोगों की तरफ था। तुम्हें अपने अमल से इन पर यह बात जाहिर करनी है कि तुम इनकी मलका बनने के काबिल हो या नहीं। याद रखो, अर्शमान को बादशाह बने 17 साल हो गए हैं। जब अर्शमान के वालिद की वफात हुई थी तो इसके सर पर ताज रखा गया था। इसके बाद से वो इन सब लोगों का बादशाह है। अर्शमान को बहुत से मुखालफतों का भी सामना है मगर वो सब चीज़ों का डट कर मुकाबला करता है। ऐसे ही तुमने भी अर्शमान का बाजू बनना है। याद रखो, बादशाह हमेशा मजबूत होता है, मलका को चाहिए कभी इसकी कमज़ोरी ना बने। जी वालदा। हूर को एक खूबसूरत कमरे में लाया गया जो शायद बादशाह का दरबार था। हूर खामोशी से सबको देख रही थी। एक गोल्डन रंग के तख्त पर अर्शमान बैठा हुआ था, साथ में फौजिया खातून का तख्त था। अर्शमान के एक तरफ फौजिया खातून का तख्त था जबकि दूसरी तरफ हूर का। आइए रानी साहिबा। हूर को एक दरबान ने इशारा किया कि ये तख्त पर बैठ जाए। अर्शमान इसके साथ ही बैठा हुआ था। मेरे लोग मेरे लोगों, मुझे खुशी है कि आज मेरी रानी की ताजपोशी पर तुम सब लोग जमा हुए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को मलका के इंसान होने पर इतराज़ है वो ये जान ले अब हूर अर्शमान मेरी बीवी हैं। इनके तरफ उठने वाली हर नज़र के बारे में यही तस्वर करूँगा कि मैं ये नज़र मेरी तरफ उठी है। रानी हूर अर्शमान अपने लोगों के लिए हमेशा खड़ी होंगी। हूर को रानी बनाने का फ़ैसला मेरा है और उम्मीद है सब इस बात से हरगिज़ एतराज़ नहीं करेंगे। अर्शमान ने एक दरबान को इशारा किया जो एक थाली ले आया जिसमें खूबसूरत सुनहरी ताज था। ताज के ऊपर तितलियां बनी हुई थी जो सुनहरी थी और इनके अंदर से चमक निकल रही थी। अर्शमान ने हूर को इशारा किया। हूर इसका इशारा समझते ही अर्शमान के सामने आई जिसने ताज इसके सर पर पहनाया। जिसके बाद सुनहरी तितलियां हूर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और फिर गायब हो गई। हूर का हाथ थाम कर अर्शमान अपने महल के सबसे ऊपर वाले कमरे के पास आया जहाँ से सब रियासत नजर आती थी। फौजिया खातून भी साथ ही थी। अर्शमान हूर को लेकर यहाँ खड़ा था। नीचे मुख्तलिफ लोग खड़े हुए थे। कुछ पड़ियाँ उड़ रही थीं। हूर ये सब देखकर हैरान हुई थी। नीचे लोगों में खड़ा एक शख्स ये सब देखकर खुश नहीं था। शहजादा सुल्तान अपनी शहजादी को देखने आया था। काले रंग के कोरनुमा अपर से अपना चेहरा छुपाया ये ऊपर महल की तरफ देख रहा था जहाँ हूर ताज के साथ खड़ी थी। हूर इस वक्त एक परी जात के साथ खड़ी परी ही लग रही थी। बहुत जल्द शहजादी मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। शहजादी मेरी थी और मेरी ही रहेंगी। तुम इन्हें मुझसे नहीं छीन सकते। बादशाह अर्शमान, मैं अब अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा और देखूंगा तुम्हारे पास ज़्यादा ताकत है या मेरे पास। सुल्तान ये कहकर वापस चला गया मगर जाने से पहले महल की एक मुलाजमा को एक फूल देते हुए बोला, ये फूल रानी साहबा को दे देना।
یہ سفید رنگ کا پھول اس ملازمہ نے لیا اور حور کی کپڑوں والی الماری میں رکھ دیا۔ حور کو فوزیہ خاتون کمرے میں لے آئی جو خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا تھا۔ یہ حور اور ارشمان کی خوابگاہ تھی جہاں حور ارشمان کے ساتھ پچھلے پورے ہفتے سے تھی، مگر آج کمرے کا نظارہ ہی اور تھا۔ رنگ برنگی دیے اور پھول پورے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے، بستر پورا پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ فوزیہ خاتون نے حور کو بستر پر بٹھایا اور سمجھانے لگی، حور بیٹا، اب آپ کو اپنا تعلق بادشاہ ارشمان کے ساتھ قبول کرنا ہے۔ بادشاہ آپ کو بہت چاہنے لگے ہیں بیٹا، تو ان کی چاہت کو مت ٹھکرانا۔ آپ ان کی طرف محبت کا ایک قدم اٹھاؤ گے تو وہ آپ کی ہر خواہش پوری کر دیں گے۔ آپ نے اب نہ چاہتے ہوئے بھی ساری عمر ملکہ بن کر رہنا ہے، تو بیٹا اپنے رشتے کی حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے قبول کرو۔ آپ ارشمان سے منہ دکھائی میں خواہش کرنا کہ آپ کو آپ کے والدہ سے ملوا لائیں۔ جی والدہ۔ اب ہم چلتے ہیں، زندگی کی نئی شروعات مبارک ہو رانی حور ارشمان خان۔ فوزیہ خاتون حور کے سر پر بوسہ دے کر باہر چلے گی۔ تھوڑی دیر بعد ارشمان اندر آیا۔ حور کے سامنے بستر پر بیٹھ کر ارشمان نے حور کا ہاتھ پکڑا۔ ٹھیک ہے نا آپ حور، کوئی تکلیف تو نہیں نا میری رانی کو؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں ارشمان۔ ارشمان آپ سے ایک بات کہوں؟ جی بولیے۔ آپ کو ہم سے بات کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، ارشمان حور کے ہاتھ سے چوڑیاں اتارتے ہوئے بولے۔ میرے لیے یہ حقیقت قبول کرنا بے انتہا مشکل ہو رہا ہے۔ میں ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں انسان نہیں بستے۔ آپ خود سوچیں ارشمان، کیا آپ میری طرح ایک انسانی دنیا میں انجان بن کر رہ سکتے ہیں جیسے میں آپ کی دنیا میں رہ رہی ہوں؟ ارشمان نے حور کی چوڑیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ میں آپ کی ہر بات کو سمجھتا ہوں رانی حور، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی لازم ہے۔ سب سے پہلے بات، آپ یہاں انجان نہیں، ملکہ ہیں، ایک رانی۔ اب آپ اب ہمارے لوگوں کے لیے ایسے ہی اہم ہیں جیسے میں۔ یہاں آپ کو اتنی ہی اپنائیت کا احساس ہوگا جتنا آپ کو اپنی دنیا میں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے ہم سے اپنی منہ دکھائی نہیں مانگی؟ آپ ہمیں ہمارے والدین کے پاس لے جائیں گے، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ حور نے ارشمان کو بہت مان سے دیکھا۔ جی بالکل، ہم آپ کو لے جائیں گے آپ کے والدین کے ہاں، مگر کچھ عرصے تک نہیں۔ آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ عرصہ ہمارے ریاست سے باہر مت جائیں۔ ارشمان نے حور کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے سے بنی ہوئی پچھلی راہداری کی طرف لے آیا۔ راہداری سے آگے بہت خوبصورت جگہ تھی جو حور نے آج پہلی بار دیکھی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی تتلیاں تھیں۔ باغ کے درمیان ایک خوبصورت بستر تھا جس پر پھولوں کی چادر تھی۔ ارد گرد دیے لگا رکھے تھے۔ اس بستر کے سامنے بہتا ہوا پانی جو چشمے کی صورت گر رہا تھا ایک جھیل میں، یہ سب حور کو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ارشمان حور کو لے کر اس آبشار کے پاس آیا۔ ارشمان نے حور کو آبشار کے پاس کھڑا کیا اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے کچھ بنانے لگا۔ حور غور سے ارشمان کے ہاتھ کی حرکت دیکھ رہی تھی۔ حور کے دیکھتے ہی ارشمان کے ہاتھوں میں پھولوں کا خوبصورت زیور آ گیا۔ ارشمان نے حور کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ارشمان؟ میری رانی کے لیے تحفہ ہے یہ۔ ارشمان نے حور کے ارد گرد بازو پھیلائے، پھر اسے خود سے دور کیا۔ حور کا لباس تبدیل ہو گیا اور سفید فراق کی بجائے گولڈن رنگ کا فراق آ گیا جس کے ساتھ ستارے چمک رہے تھے۔ ارشمان! حور نے چیخ ماری تو ارشمان ہنستے ہوئے اپنے بازو کے حلقے میں لے کر بولا، یہ شروعات ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے حور میری رانی۔ ارشمان نے حور کے کانوں میں پھولوں کے زیور پہنائے، حور کے گلے میں سفید پھولوں کا ہار پہنا کر ارشمان نے حور کی آنکھوں کو دیکھا۔ حور کی آنکھیں اس وقت نیلی لگ رہی تھی۔ ارشمان نے حور کے بالوں کو کھولا تو لاتعداد تتلیاں اس میں سے نکلی اور حور کے بالوں سے چپک گئی۔ حور تتلیاں کو دیکھ کر چیخی، آپ اب میری رانی ہیں، یہ تتلیاں آپ کے ساتھی ہیں میری جان۔ ارشمان نے آبشار کا پانی حور کے ہاتھوں اور چہرے پر لگایا۔ بہت ٹھنڈا ہے ارشمان۔ ارشمان حور کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا جو اس وقت یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ارشمان نے آسمان کی طرف حور کا رخ کیا۔ ارشمان نے ہاتھ سے کچھ بنایا تو ہر طرف آتش بازی شروع ہو گئی۔ رنگ برنگے رنگ آسمان پر بکھرے۔ رنگ دیکھ کر حور نے بے ساختہ ہی ارشمان کا ہاتھ تھام لیا۔ ارشمان نے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ کیسا لگا؟ بہت پیارا، جیسے کوئی خواب۔ ارشمان نے حور کے ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے پہنائے۔ کیا آپ ہمیں اپنے قریب آنے کی اجازت دیں گی رانی صاحبہ؟ ارشمان نے حور کے کان میں سرگوشی کی۔ حور ارشمان کے سینے سے لگ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ ہم آپ کو ہر تکلیف سے دور رکھیں گے، کیا ہمیں اجازت ہے اپنی رانی کو اپنا بنانے کی؟ حور نے نظر اٹھا کر ارشمان کی میرون رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں چاہت کا ایک جہاں آباد تھا۔ حور فوراً سے ارشمان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ یہ ارشمان کے لیے ہاں کا ایک انداز تھا۔ ارشمان نے حور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور ایک بوسہ اس کی پیشانی پر دیا۔
ہم ہمیشہ آپ کی عزت کریں گے، آپ کو بے تحاشا پیار دیں گے رانی حور۔ ارشمان حور کو تھامے پھولوں کے بستر تک لایا۔ آسمان پر رنگ اب بھی تھے اور آبشار میں سے روشنی چمک رہی تھی۔ ریاست میں لوگ خوشی منا رہے تھے، مگر آنے والے وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ شہزادہ سلطان اس وقت ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے کھڑکی سے آسمان پر ہونے والی آتش بازی دیکھ رہا تھا۔ یہ جان گیا تھا کہ یہ آتش بازی کیوں ہو رہی ہے۔ کھڑکی پر ہاتھ ٹکا یہ گہری سوچ میں گم تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد سلطان کی والدہ نے اور بادشاہ شہریار نے سلطان کو بہت روکا کہ یہ بھول جائیں کہ حور کو، مگر یہ کیسے بھول جاتا حور کو؟ جب یہ حور کو انسانوں کی دنیا سے لایا تھا تو حور کو یہاں لانے کا صرف یہی مقصد تھا کہ وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اپنے ساتھ حور کو دیکھنے کی خواہش اسے ایک عجیب سا احساس دلاتی تھی۔ حور اس کی دسترس میں تھی، بہت قریب، بس کچھ پل کی دوری تھی اس کے اور حور کے درمیان، مگر ارشمان نے آ کر اسے سے اس کی حور چھین لی۔ ارشمان شروع سے ہی ایسے تھے، انہیں اگر کوئی کچھ اچھا لگتا تو وہ فوراً اسے اپنے ساتھ اپنی ریاست میں لے جاتے، مگر اس مرتبہ کوئی چیز نہیں بلکہ حور کو اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ۔ ہم حور کو واپس لے کر آئیں گے بادشاہ ارشمان۔ حور آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ پائے گی۔ اسے ہم انسانوں کی دنیا سے لائے تھے اور آپ شاید بھول گئے ہیں کہ ہم ہی حور کو اس دنیا سے واپس ان کے والدین کے پاس لے جائیں گے۔ اگر ہمیں حور کو ہمیشہ کے لیے آپ سے دور کرنا پڑا تو ہم انہیں ان کے والدین کے پاس لے جائیں گے اور اپنا بنا لیں گے۔ آپ نہیں جانتے بادشاہ ارشمان، اس بار آپ نے ہم سے کیا چھینا ہے۔ ہماری حور کو ہم سے دور کر کے آپ نے اچھا نہیں کیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ غصے سے جھٹکا تو سامنے پڑا میز ٹوٹ گیا۔ نہ جانے حور کا مستقبل کیا ہونا تھا، وہ کیا داستان تھی جو حور کی قسمت میں لکھی گئی تھی۔ حور کے والدین کے پاس ایک خط آیا جس میں خوبصورت تحریر تھی۔ خط ان کے کمرے میں رکھا ہوا تھا جو فوراً ہی حور کے والد نے اٹھایا۔ سلام بابا جان، میں حور، میں آپ کو جو بات کہنے جا رہی ہوں شاید آپ یقین نہ کریں، مگر میں اب آپ کی اور اپنی دنیا میں نہیں ہوں۔ میری شادی ہو گئی اور میں پریوں کی دنیا کی رانی بن گئی ہوں۔ آپ کو یہ سب جان کر عجیب لگ رہا ہوگا، یا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید میں جھوٹ بول رہی ہوں اور کہیں بھاگ گئی ہوں۔ میں تو ایسا نہیں ہے، میں سچ میں اب ہماری دنیا میں نہیں ہوں۔ میں کوشش کروں گی جلد از جلد آپ سے مل پاؤں۔ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا، آپ کی بیٹی حور ارشمان خان۔ خط کے اندر سے تتلیاں نکلی جنہوں نے حور کے گھر والوں کو خوفزدہ کر دیا، مگر تتلیاں سامنے جا کر کٹھی کوئی اور ایک منظر بنا جس میں حور کی تاج پوشی ہو رہی تھی۔ میری بچی! حور کی والدہ آگے آئی، مگر تحریم نے انہیں روک لی۔ یہ جان گئے تھے کہ ان کی بیٹی اب سچ میں ان کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ حور کو ارشمان کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا احساس ہوا کہ ارشمان ایک سنجیدہ طبیعت کا انسان حور کو ارشمان کے ساتھ رہتے ہوئے اس بات کا احساس ہوا کہ ارشمان ایک سنجیدہ طبیعت کا پری زاد ہے، مگر حور کے لیے وہ بہت نرم ہے۔ حور صبح صبح ارشمان اور فوزی بیگم کے ساتھ دربار میں بیٹھا کرتی، پھر دن کے وقت گل بہار اسے مختلف چیزیں سکھاتی۔ ایک چیز تو جو ابھی تک حور نے نہیں دیکھی تھی وہ ارشمان کے پر تھے۔ حور کو اکثر لوگ بہت عجیب نظر سے دیکھتے، بہت سے لوگ کبھی حور کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ارشمان اور حور کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ حور ارشمان سے 17 سال چھوٹی تھی۔ اکثر باتوں میں یہ بہت زیادہ ضد کرتی تھی اور ارشمان کو اس کی ہر بات ماننی پڑتی۔ حور ابھی بھی سو کر اٹھی تھی، اسے گل بہار کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حور اپنا لباس تبدیل کرنے کے لیے اٹھی اور الماری کھولی۔ الماری کے اندر سے نیچے والی جگہ پر ایک پھول پڑا ہوا نظر آیا۔ حور نے یہ سفید رنگ کا پھول دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید ارشمان یہاں پہ رکھ کر گیا ہے، کیونکہ ارشمان اکثر اوقات اس کے لیے پھول لے کر آتا تھا۔ اس سفید پھول میں کچھ عجیب سا تھا، پتیوں کے درمیان کالے رنگ کے دھبے تھے جو پہلے تو اس پھول کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر اس نے تجسس سے پھول کو اٹھا لیا، مگر اس نے جیسے ہی یہ پھول اٹھایا اس کے ہاتھ سے روشنی نکلی۔ یہ کیا ہوا؟ حور نے پھول کو اٹھا کر دیکھا۔ حور نے اس بات کو عام تصور کیا کیونکہ ارشمان اکثر جو پھول حور کو دیتا تھا ان پھولوں کے اندر سے روشنی نکلا کرتی تھی، یا اکثر تتلیاں۔ اس لیے حور نے اس بات کو عام سا تصور کیا اور اس پھول کو الماری سے نکال کر باہر رکھ دیا ٹیبل پر۔ سلطان کو ایک جھٹکا لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حور نے پھول کو ہاتھ لگایا تھا، اس کا مطلب تھا کہ حور تک رسائی اب ممکن تھی۔ ارشمان نے حور کی حفاظت کے لیے بہت سے کام کیے تھے، کچھ حدیں تھیں جن کو سلطان پار نہیں کر سکتا تھا، مگر اس پھول کو ہاتھ لگانے سے اب سلطان بآسانی حور تک پہنچ سکتا تھا۔ اب مجھے آپ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا میری شہزادی، بہت جلد ہم ساتھ ہوں گے اس دنیا میں۔ اگر ارشمان ہمیں ملنے سے روکے گا تو دوسری دنیا میں ہم ساتھ مل جائیں گے۔ سلطان اپنے ہاتھ سے نکلنے والی روشنی کو دیکھ کر پھر کہکا لگا کر ہنسا۔
हूर इस वक्त दरबार में अर्शमान के साथ बैठी थी। एक मसला ज़ेर बहस था। हूर सब बातें गौर से सुन रही थी। फिर इसने अपनी बात शुरू की और सबके फैसले की मुखालफत की। आप हमारे मामला से दूर रहें रानी साहबा, आप इंसान हैं और हमारे मामलात के बारे में आप क्या जाने। आपके पास कोई ताकत भी नहीं। जो मुश्किल आए तो इस लम्हे हम सब के काम आए। एक वज़ीर ने हूर की बात काटी और उसे सुनाने लग गया। खामोश, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी रानी साहबा से इस किस्म के सवालात करने की? क्या हमने कभी तुम सब से तुम्हारी ताकत के बारे में सवाल किया? यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या हमने कभी इनसे कहा कि तुम लोगों को हमारे मामलात में बोलने का इख्तियार नहीं? अर्शमान की धाड़ पर सब दरबार में खामोशी छा गई, मगर बादशाह सलामत, रानी साहबा इंसान है और ये खुद की भी हिफाजत नहीं कर सकती। आप जानते हैं ना, हमारी रियासत में जो रानी होती है वो बादशाह की गैर मौजूदगी में अपने लोगों की हर तरीके से मदद करती है। रानी साहबा को हमारे अमूर का इल्म नहीं, ना हमारी रवायत का। तुम सब रानी साहबा की सलाहियतों पर सवाल उठाओगे? एक वजीर सबके दरमियान बोला। हम सवाल नहीं उठा सकते, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो फैसले हमारे अपने लोग ले सकते हैं वो रानी साहबा नहीं ले सकती। हूर सब बातों के दरमियान खामोश बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। हूर को नहीं मालूम था ये इन सब लोगों की बातों की वजह से है या ऐसे दुख हो रहा है इसे सबसे। अर्शमा ने हूर को देखा, फिर इसका हाथ थामा। अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, मैं हमेशा आपके साथ मौजूद नहीं रहूँगा हूर, इन लोगों को जवाब देना अब आपका काम है। अर्शमा ने हूर का हाथ दबाया। हूर ने अपने आंसू साफ किए। जो मामला ज़ेर बहस था वो ये था कि अर्शमा की रियासत के कुछ लोगों की ज़मीनें दूसरे रियासत के लोगों ने ले रखी थी और इसी बात पर काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही थी। सब इस बात सब अब इस बात को ख़त्म करना चाहते थे। ये बात अगर दूसरी रियासत के साथ आगे जाती तो मामले बिगड़ सकते थे। इसलिए हूर ने मशवरा दिया कि दूसरी रियासत के बादशाह से अर्शमान खुद बात करें और इस मामले को ख़त्म करें, बजाय आम लोग इसमें शामिल हों और ये आम लोगों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए सब कुछ। हूर की आवाज़ पूरे दरबार में गूंजी। मेरी बात से जिसको एतराज़ है वो मुझे इसकी वजाहत दे कि मेरी तजवीज़ में क्या गलती है। क्या हर मामले को गुस्से से ही हल किया करना चाहिए या जल्दबाजी में जिससे सबका नुकसान हो? हमारे साथ हम अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। मुझे कोई वजाहत देगा कि मेरी बात में क्या चीज़ गलत है? रानी साहबा, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। ठीक है, कभी कभार हमें सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, मगर कभी कभार तहम्मुल का मुजाहरा करना हमें बहुत से नुकसानात से बचा सकता है। दूसरी रियासत के बादशाह से आराम और सुकून के साथ ही मामला तय पा जाएंगे तो बेहतर नहीं है क्या? क्यों चाहते हैं आप लोगों के कुछ ऐसा हो जिससे हम सबको नुकसान हो? मैं मानती हूँ मैं इंसान हूँ, आप सबकी तरह नहीं, मगर दिमाग तो है ना मेरे पास, और मेरी सोच आप सबकी तरह ही है। मैं आप सबकी रानी हूँ और आप सबकी भलाई सोचना मेरा फ़र्ज़ है। मुझे आप सबके नुकसान से फ़र्क पड़ेगा, मेरी आने वाली औलाद को भी, इसलिए आप लोगों का मुझे भी सोचना है। किसी को इतराज़ है मेरी बात से तो वजाहत कर दे, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपने फ़ैसले से हट जाऊँगी। वरना एक रानी होने की हैसियत से मैं किसी को ये हक नहीं देती कि वो मेरी बात पर सवाल उठाए। हूर की बात पर अर्शमा ने से देखा, मुस्कुराया। हूर का दिमाग सच में बहुत तेज काम करता था और साथ हूर ने सबको जवाब देकर यह साबित कर दिया था कि इसे रानी बनाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। पूरे दरबार में खामोशी थी। फिर एक वजीर बोला, हमें रानी साहबा का फैसला मंजूर है। बादशाह सलामत, आप जब चाहेंगे दूसरी रियासत के बादशाह को पैगाम पहुंचा दिया जाएगा, आपसे मुलाकात करें। ठीक है, हम कुछ लोगों को दूसरी रियासत में भेज देंगे। मुझे उम्मीद है आइंदा कोई रानी साहबा के फैसलों पर सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप सब जा सकते हैं अब। दरबार खाली हो गया। हूर का हाथ थाम कर अर्शमान इस वक्त दरबार के साथ बनी हुई बालकोनी में खड़ा था। हूर, हम आपको एक बात आज बता दें कि जब तक आप खुद अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी नहीं। आपके पास कोई जादुई ताकत नहीं, मगर आप रानी हैं और आपके पास दिमाग है जिसका बर वक्त इस्तेमाल आपको बहुत सी मुश्किलात से बचा लेगा। हूर को अपने खसार में लेकर इसके कंधे पर थोड़ी टका कर अर्शमान इसे आस्ता आस्ता समझा रहा था। अर्शमान, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे मुझे किसी तख्त पर बैठना है और लोगों के लिए फैसले लेने हैं। मेरी ज़िंदगी बहुत आम सी थी जिसमें एक हंसती मुस्कुराती फैमिली का तस्वर था। अब भी हमारा ख़ानदान वैसा ही होगा, बस हम पर जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं। अर्शमान, हमारे बच्चे क्या इंसान होंगे? हाँ, वो इंसान भी होंगे और परिजात भी। इसके इनके पास आप जैसी खूबसूरती होगी और मुझ जैसी ताकतें। हूर ने अर्शमान की बाहों का हाथ तोड़ा और इसकी तरफ मुड़ी। आपने अभी तक मुझे अपने पर नहीं दिखाए। अर्शमान इसकी बात पर हंसने लग गया। आपको देखना है कि आपके शोहर मोहतरम के पास कैसे पर है? जी बिल्कुल, मुझे देखना है। अर्शमान हूर का हाथ छोड़कर पीछे हुआ और बालकोनी के पास आया। अर्शमान ने बालकोनी पर चढ़कर हूर को देखा, फिर नीचे छलांग लगाई। हूर आगे आई तो अर्शमान इसे
परों समेत ऊपर आया। सफ़ेद और भूरे रंग के मिलाप से आसमान के पर बने हुए थे। आसमान के परों पर तितलियां बनी हुई थी। आसमान हूर के पास आया और अपने पर हिलाए। बहुत सारी चमक हूर के ऊपर गिरी। आसमान हूर ने हंसते हुए आसमान का बाजू पकड़ा। हूर आसमान के सीने पर हाथ रख उसके दिल की धड़कन महसूस करने लगी। फिर अपने हाथ आसमान के परों पर लाई और इसके परों को हाथ से चेक किया। हूर ने शरारत से आसमान के पर खींचे। आह जालिम लड़की, दर्द होता है सच में। तो और नहीं क्या, आओ तुम्हें अपने साथ लेकर जाओ। आसमान ने हूर को मुस्कुराकर कहा, जी नहीं, मुझे गिरा दिया तो फिर क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं रानी हूर? आसमान खान। हूर बालकोनी के किनारे पर खड़ी आसमान की आंखों में देख रही थी। हूर को आसमान की आंखें बहुत पसंद आई थी, जिनमें चमक रहती थी जब ये हूर के करीब आता। हूर ने आसमान की आंखों पर हाथ फेरा। आसमान ने हूर के हाथों को थाम कर पर प्यार दिया। हूर ने बालकोनी के पिलर पर हाथ रखा और ऊपर आ गई। आसमान ने इसे थाम लिया। आसमान, हम हवा में हैं? हूर नीचे देखकर बोली, जी बिल्कुल, हम हवा में हैं और अभी हम सारी रियासत की सैर करेंगे। आसमान इससे थामे उड़ा तो हूर की खुशी और खौफ के मिले जुले असरात से चीखें निकली। मज़ा आ रहा है? अर्शमान, आप ये सब कैसे कर लेते हैं? मैं बचपन से ये सब करता आ रहा हूँ। मैं आपकी तरह इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे लिए ये आम आम सी बात है। हूर अर्शमान हूर को थामे बहुत सी चीज़ें बता रहा था। फिर ये दोनों एक खूबसूरत आबशार के पास उतरे। अर्शमान ने अपने पर बंद किया। अर्शमान, यहाँ कितने खूबसूरत आबशार है ना? हाँ जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपनी रानी के साथ इन सब चीज़ों को देखने का। आसमान ने आबशार का पानी हूर के ऊपर फेंका। हूर ने भी जवाब में पानी आसमान के ऊपर फेंका। दोनों इस लम्हे के सैर में गुम थे, ये जाने बगैर कि जुदाई इन्हें बहुत देर से देख रही है। 3 माह गुजर गए थे हूर को इस दुनिया में आए जो इसके अपनों से दूर थी, मगर से यहाँ भी बहुत से अपने मिले। आज सुबह इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। फौजी खातून ने हूर के लिए एक हकीम औरत को बुलाया। फौजी खातून काफ़ी देर से ख्वाबगाह के बाहर इंतजार कर रही थी। जब हकीम खातून आई, आपके लिए एक खुशखबरी है मलका। क्या खुशखबरी है? रानी साहिबा उम्मीद से हैं, इस महल में रौनक आने वाली है। फौजी खातून के चेहरे पर खुशी दिखने वाली थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खबर सुनाने के लिए। मुलाजमा फ़ौरन जाओ और पूरे महल में खबर कर दो, कह दो कि महल में रौनक आने वाली है। फौजिया खातून खुशी खुशी हूर के पास की। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बेटी। बहुत शुक्रिया वालदा। अर्शमान को जब ये बात पता चली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। हूर को बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था इस महल में। अर्शमान हाथ में खाने की प्लेट लिए बैठा था, जो हूर बहुत मुश्किल से खा रही थी। आजकल हूर बिस्तर की ही होकर रह गई थी। हूर को मीज़ से हुए 5 माह हो गए थे और अर्शमान इसका हर लम्हा ख्याल रखता। हूर, थोड़ा सा लगा लें। अर्शमान, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। हूर, अगर आप खाएंगी तो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखेंगी? चलें शाबा, थोड़ा सा खा लें। अर्शमान, आज न जाने क्यों मेरा दिल परेशान है, जैसे कुछ होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपका वहम है। नहीं अर्शमान, मुझे लगता है कुछ गलत है। हूर, आप शायद अपने घर वालों को याद करती हैं। हम जाएंगे वहाँ जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा, तब तक के लिए आप आराम करें। अर्शमान हूर को खाना खिलाकर चला गया। हूर बहुत आराम से सो रही थी जब इसे महसूस हुआ कि इसके पास कोई आया है। इसे लगा अर्शमान है। आने वाले ने हूर की आंखों पर हाथ रखा। हूर ने ये हाथ हटाया तो सुल्तान इसके सामने खड़ा था। सुल्तान है शहजादी, आपका शहजादा सुल्तान। सुल्तान ने हूर की आंखों पर दोबारा हाथ रखा और वो बेहोश हो गया। सुल्तान ने हूर को उठाया और इस महल से चला गया। हूर की आंख धीरे धीरे से खुल रही थी। हूर को अपने हाथ पर नमी का एहसास हुआ। हूर का दिमाग बेदार हो रहा था। हूर को याद था कि ये अपने महल में अपने कमरे में सो रही थी, मगर ये कमरा कुछ अजीब सा था। यहाँ पर वैसे ही सीटिंग थी जैसे इसके पुराने घर में थी, इसकी अपनी दुनिया में। हूर ने इर्द गिर्द देखा तो ये कुशीदा कमरा था जिसके अंदर ये बेड पर लेटी हुई थी और इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी, जबकि कमरे में सामने एक खूबसूरत तस्वीर लगी थी जिसमें हूर की ही अपनी ही तस्वीरें थी। अर्शमान, अर्शमान। हूर ने अर्शमान को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि शायद वो कहीं से आ जाए, मगर इसका नामो निशान भी नहीं था। इतने में दरवाज़ा खोला और अंदर आने वाला कोई नहीं, सुल्तान था, जिसने बिल्कुल इंसानों जैसे कपड़े पहन रखे थे। इसका अंदाज भी इस वक्त बिल्कुल इंसानों जैसा ही था। अरे अरे शहजादी, आप उठिए मत, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर अभी यहाँ से होकर गया है। इसने बताया है कि आपको रेस्ट की अशद ज़रूरत है। हूर ने सुल्तान को देखा तो उसके दिमाग में सब यादें दोबारा आने लगी। तुम मुझे ये कहाँ ले आए हो? मैं तो अपने महल में थी ना। आप इस वक्त इंसानी दुनिया में हैं। मैं आपको अर्शमान की कैसे आज़ाद करवा लाया हूँ। मैं यहाँ इंसानी दुनिया में अपनी ताकतों से रह सकता हूँ। यहाँ आना जाना मेरे लिए, मेरा इसलिए मैं आपको अपने घर यानी हमारे घर ही लाया हूँ। हूर के पास से उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए इसने लेटते ही सुल्तान को गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है शहजादे सुल्तान?
मैं बादशाह अर्शमान की मलका हूँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे महल से लेकर आने की? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? बादशाह पर कोई बादशाह पर आपका कोई हक नहीं। बादशाह अर्शमान ने आपको मुझसे चुराया है। अगर बादशाह अर्शमान ना होता तो सबसे पहले आपका और मेरा निकाह होता और ये बच्चा मेरा होता। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? किसी की बीवी हो और बच्चे की माँ, तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, मेरा निकाह अर्शमान से हुआ है और मैंने अपनी ज़िंदगी अपना ली है जिसमें तुम जैसे इंसान की हुई की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। सुल्तान ने हाथ में उठाई हुई खाने की ट्रे मेज़ पर रखी। आपसे पहले कौन मिला था शहजादी? मैं, और आपके साथ ज़िंदगी गुजारने का हक भी मेरा है। मैं आपको आपके माँ बाप के पास ले जाऊंगा, मगर वहाँ सबको यही बताना कि मैं आपका शौहर हूँ और ये बच्चा मेरा है। मैं आपको वापस अपने साथ अपनी रियासत में ले जाऊंगा और फिर हम शादी करेंगे। मैं अर्शमान की बीवी हूँ, तुम ये सब नहीं कर सकते। अर्शमान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हूर ने कदरे चीख कर कहा। अर्शमान के यहाँ आने के रास्ते मैंने बंद कर दी है, और आप जब मेरे साथ इतना अरसा रहेंगे तो अर्शमान आपको कभी कबूल नहीं करेगा, ना ही अर्शमान की रियासत के लोग। तो मैं ये सब कहते हुए शर्म नहीं आती? सुल्तान ने हूर के हाथ से ड्रिप उतारी। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ हूर, और बेफिक्र है मेरी ज़ात से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप मेरी भी शहजादी ही बनेगी और बाद में रानी। रही इस बच्चे की बात, तो इसको अपना लूँगा मैं। जो जो चीज़ आपकी है इससे मोहब्बत लाजिम है मेरी। अर्शमान आ जाएंगे, मुझे यकीन है वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे और वो मुझ पर एतबार भी करेंगे। जो होना होगा वो हो जाएगा। शहजादी उठे और खाना खाए। शाम को आपके माँ बाप की तरफ चलेंगे, और हाँ, और वहाँ आप कुछ नहीं बोलेंगी, वरना लोग सवाल करेंगे कि आपसे कि ये बच्चा किसका है और किस रिश्ते से आप मेरे साथ हैं। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। मैं जानता हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और आप मुझे अच्छा तस्वर भी ना करें। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इतना नरम हूँ और आपकी खातिर ही ये सब कर रहा हूँ। हूर को ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कमर में, इसलिए खामोशी से ये उठकर बैठी और सुल्तान का लाया हुआ खाना खा लिया। सुल्तान इसके बाद हूर के लिए अलमारी से कुछ कपड़े निकाल कर लाया और इसको कहा कि उठे और अपने कपड़े तब्दील कर ले। वो जानती थी कि अपने माँ बाप के घर जाकर भी इसे एक तवील मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग इसे यही समझ रहे होंगे कि ये घर से भागी हुई है। माँ बाप ने तो शायद यकीन कर लिया हो इसके खत पर, मगर लोग यकीन नहीं करेंगे। अर्शमान कमरे में आया तो उसको हूर कहीं भी नजर ना आई। अर्शमान ने गुलबहार के साथ हूर को हर जगह ढूंढा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हूर कहाँ जा सकती है, और इसकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी, और वो न जाने कहाँ चली गई थी। फौजिया बेगम भी बहुत परेशान थी और तकरीबन सारे महल में हूर को तलाश रही थी। अर्शमान आखिरकार दरबार के अंदर बैठा हुआ था। अर्शमान का एक खास मुलाजिम इसके पास आया। जो खबर इसने अर्शमान को दी से सख्त गुस्सा आ गया। इसने अर्शमान को बताया कि इंसानी दुनिया तक जाने के तमाम रास्ते जाते जाते सुल्तान बंद कर गया है, और वो यहाँ से रानी को अपने साथ ले गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने रानी की हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा इंतजामात किए थे। बादशाह सलामत, आपने इंतजामात तो किए थे, मगर सुल्तान ने किसी तरीके से रानी तक रसाई हासिल की है। मैं नहीं जानता इसने क्या किया है, मगर कुछ ऐसा इसने रानी को दिया था जिसकी बदौलत वो रानी तक रसाई हासिल कर गया। मुझे रानी तक पहुंचना है। मैं इन्हें सुल्तान के भरोसे थोड़े वक्त के लिए भी नहीं छोड़ सकता। बादशाह, आप जाते हैं जानते हैं कि जानते हैं ना कि इंसानी दुनिया तक जाना कुछ लोगों के लिए मुमकिन है, हमारे यहाँ और आप कभी भी इंसानी दुनिया में नहीं गए। सुल्तान ने जाते जाते आपके लिए वहाँ जाने के रास्ते बंद कर दिए। अगर आपको कोशिश भी करें तो वक्त लगेगा। मेरी रानी है इसके पास, इसकी रियासत में। बादशाह शहरियार को पैगाम भेजो कि मैं इनके बेटे को इस बात के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा इसने मेरी रानी को मुझसे छीनने की कोशिश की है। हालात कुशीदा हो जाएंगे बादशाह शहरियार अगर अपने बेटे का साथ देंगे। जानता हूँ मैं सब, मगर बादशाह शहरियार कुछ नहीं कर सकते। वो मुझे भी जानते हैं और ख़ुद को भी। तुम पैगाम भिजवा दो इन्हें और जल्द से जल्द मैंने अपनी रानी के पास जाना। इनकी हालत ठीक नहीं थी। रानी के गुम होने की बात किसी को भी पता ना चले। जी बादशाह सलामत। अर्शमान अपने तख्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान जाते जाते इसे कितनी बड़ी तकलीफ दे गया था। सुल्तान ने इसके साथ एक गेम खेली थी। जाते जाते वो तमाम रास्ते बंद कर गया था कि ये रानी तक पहुंच ना पाए, मगर अर्शमान भी जानता था कि किस तरह सुल्तान तक पहुंचना है। हूर को इस वक्त एहसास हो रहा था कि काश इसके पास कोई ताकत होती और ये अर्शमान के पास चली जाती। अगर हूर अपने माँ बाप के पास अर्शमान के साथ आती तो उसकी खुशी का ठिकाना ही ना रहता, मगर आज सुल्तान के साथ आकर से ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने अर्शमान के साथ बेवफाई कर दी है, मगर इसके पास और कोई चारा नहीं था। हूर को दरवाजे के सामने लाकर सुल्तान ने दरवाज़ा बजाया। अंदर से हूर की वालदा निकली। मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी? आ गई वापस। मेरी शहजादी ठीक तो है ना? हूर की वालदा फौरन ही इसके पास आई, उसे सीने से लगा लिया। हूर ने जैसे ही अपनी वालदा को देखा तो उसे रोना शुरू कर दिया। सुल्तान जो पीछे खड़ा हुआ था ये आगे आया, हूर के कंधे पर हाथ रखा, जो इसने गुस्से से झटका। ये कौन है हूर? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूर का शोहर। हूर आप सब को बहुत याद करती थी। मैंने सोचा
کہ क्यों ना इसको मिलवाने लाऊं आपसे। हूर ने रोते हुए सुल्तान को देखा जो बहुत सफाई से झूठ बोल रहा था। मेरी बच्ची, कितना याद किया तुम्हें हमने। तुम कहाँ चली गई थी? खत मिला था हमें तुम्हारा। इसके बाद कोई लड़की मिलने आई थी तुम्हारे बाबा से। तुम्हारे बाबा तुम्हारे बारे में बताया इसने? किस जगह थी तुम? मैं परियों की दुनिया की रानी हूँ माँ। मैं आपसे बहुत दूर रहती हूँ। वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तहरीम भी घर के अंदर थी। जब इसने घर के अंदर देखा कि माँ इतनी देर से नजर नहीं आई तो वो फौरन ही बाहर आई। दरवाजे के सामने अपनी बहन को एक लड़के के साथ खड़ा देखकर तहरीम हैरान हो गई। फिर फौरन से आगे आई और हूर को गले लगा लिया। और कहाँ थी तुम मेरी जान? अब ये सारी बातें आप लोग दरवाजे पर करेंगे या अंदर आने देंगे? आ जाओ। तहरीम हूर को थामे अंदर लाई। हूर की वालदा बार बार रो रही थी। सुल्तान भी इनके साथ ही अंदर गया। सुल्तान सोफे पर बैठा। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये इस दुनिया का नहीं। अपनी आंखों पर नीले रंग के लेंस लगाए थे इसने। हूर तो उम्मीद से है। तहरीर ने अपनी बहन के चादर के अंदर छुपे सरापे को देखकर कहा, जी आप ही 5 माह हो गए हैं। यहाँ कितनी गर्मी है ना आप ही। गर्मी नहीं है यहाँ। अभी तो हमने कोई पंखे भी नहीं लगाए। सर्दी शुरू होने वाली है। मैं जिस जगह रहती हूँ ना वहाँ बहुत सर्दी है। मुझे यहाँ पर सर्दी महसूस ही नहीं हो रही। सुल्तान इनकी बातें सुन रहा था। हमने जब तेरा खत पढ़ा हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं आया, मगर खत ही अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें निकली थी कि बाबा को यकीन करना पड़ा। फिर एक लड़की आई थी, शायद तुम्हारी रियासत में से थी। इसके पास भी कुछ ऐसा था कि बाबा को यकीन ही करना पड़ गया कि तुम अब हमारे साथ नहीं हो। हाँ, वो लोग मुख्तलिफ हैं। शायद कोई परी हो। आप मुझे बताएं ना कि पीछे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना मेरे बारे में? नहीं, बाबा ने किसी को पता ही नहीं लगने दिया। सबको यही बताया कि तुम्हारी शादी अपने दोस्त के बेटे से कर दी जो तुम्हें लेकर दूसरे शहर चला गया है। अभी मैंने आप सब लोगों को बहुत याद किया। मुझे यहाँ की बातें भूलने लगी थी। वहाँ रहकर सबके साथ मुझे ऐसा लगता था कि कुछ अरसे में आप सबके चेहरे भी भूल जाएंगे। हमने भी तुझे बहुत याद किया। ये तेरे शोहर हैं? जी मैं इनका शोहर हूँ। मैंने हूर को कहा था कि इसको इसके वालिदैन से मिलवाने लाऊंगा तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर के लिए यहाँ आया जाए। अभी मैं अब यहाँ ही रहूंगी कुछ दिन। नहीं शहजादी, हम यहाँ नहीं रह सकते। आप जानती तो हैं ना कि हमें महल वापस जाना है और सब लोग आपके मुंतजिर हैं। वो ठीक कह रही है। इसे कुछ अरसा हमारे पास रहने दे। बच्चे के पैदा होने के बाद आप इसे ले जाइएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। शादी का जो घर है इन्हें अब वहाँ ही रहना है। बेफिक्र है, ये मिलने आती रहेगी। हूर की आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये एक अजीब बात थी कि ये कैसे कबूल कर लें कि इनकी बेटी अब सच में इनके साथ नहीं रह सकती। हूर के वालिद शाम को घर आए तो हूर को देखकर बहुत खुश हुए। मेरा बच्चा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं? अगर है तो अपने बाबा को बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा मैं ठीक हूँ। बिल्कुल। बस शुरू में थोड़ी मुश्किलात तो होती थी, मगर फिर मेरी सास और शोहर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं घर से बहुत दूर हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान बेटे, मेरी बेटी की हिफाजत के लिए। मगर आपने ये अच्छा नहीं किया यूँ मेरी बेटी को हमसे दूर करके। तुम जानते हो ये हमारी लाडली बेटी है। आज तक एक खराश भी इसे आने नहीं दी हमने। मैं अपने हर अमल के लिए माज़ा ख्वाह हूँ, मगर मैं मजबूर था। मैं अपनी पहचान आप लोगों को नहीं बता सकता था। मुझे उम्मीद है आप लोग अब भी हमारी पहचान के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे। बस हमारी बेटी को हमसे मिलवाने लाते रहना। जी ज़रूर, क्यों नहीं। हूर इस सब में बिल्कुल खामोश बैठी थी। ये अपने वालिद को कैसे बताती कि सुल्तान इसका कुछ नहीं लगता, इसका शोहर तो अरशमान है। मगर पहले ही सब कुछ कबूल करना हूर के वालिदैन के लिए मुश्किल था, और ऊपर से ये सब कुछ। हूर जानती थी सुल्तान इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और बहुत जल्द अरशमान इसके पास होगा। हूर अपने माँ बाप के साथ एक हफ्ता रही। बारिश बहुत तेज़ से बरस रही थी। हूर को याद था कि अरशमान से सर्दी में बाहर नहीं जाने देता था। अरशमान को याद करते हूर रोने लगी। बेबी, हम जल्दी ही बाबा के साथ होंगे, तुम परेशान मत हो। हूर रोते हुए खुद से ही बातें कर रही थी। अरशमान का इंतजार न जाने कितना तवील होना था। हूर को सुल्तान की कैद में रहते हुए बहुत अरसा हो गया। अब तो वो वक़्त जल्द आने वाला था जब इसका बच्चा इसके साथ होता। इसे बस इस बात की बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि न जाने इसका बच्चा अपने वालिद को देख भी पाएगा या नहीं। ये रोज़ अरशमान को पुकारती और कहती कि जहाँ भी हो मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सुल्तान अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता कि हूर को किसी चीज़ की कमी ना हो, मगर हूर सिर्फ़ और सिर्फ और शमान को ही याद करती है। अपने वालिदैन के हाथ से आने के बाद ये इसी घर में रह रहे थे जहाँ इसे सुल्तान लेकर आया था। सुल्तान अभी भी हूर के पास इसके कमरे में आया था। कुछ खा लो या यूं भूखा रहकर तुम अपना ही नुकसान करोगी। मुझे मेरे आसमान के पास वापस जाने दो। तुम जो कहोगे वो तुम्हें दे देंगे। तुम्हें कोई सज़ा भी नहीं मिलेगी। मुझे मेरे आसमान के पास वापस जाने दो। नहीं हूर, मैं तुम्हें आसमान के पास वापस नहीं जाने दे सकता। मैं तुम्हें अब खुद से दूर नहीं करूँगा। मुझे कैद करके तुम खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं कर सकते। कोई इंसान इस शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जो उसके साथ यूं जोर रोज़ ज़बरदस्ती करे। मुझे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हूर। मुझे सिर्फ इस बात से गर्ज है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा ही होकर रहना है।
حور سلطان کی بات پر رونے لگی۔ اس گزرے کچھ مہینوں میں یہ ایسے ہی روتی تھی۔ ارشمان نے اسے کبھی رونے نہیں دیا تھا۔ اب اسے لگنے لگا تھا کہ ارشمان سے دور رہ کر یہ زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ارشمان اپنے خاص ملازم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ آج اس نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ یہ کوشش کرے گا انسانی دنیا میں جانے کی، مگر اس سے شاید اس کو نقصان بھی ہو سکتا تھا، مگر حور کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ اس مرتبہ ناکام ہو گئے تو پھر آپ بہت دیر بعد کوشش کر سکیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میں اس دفعہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ تم بس دیکھو یہاں پر میں اگر اپنی حور کے پاس چلا گیا تو اسے لے کر ہی آؤں گا۔ ارشمان اپنے ملازموں کو کہہ رہا تھا، کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو یہ انسانی دنیا میں تھا۔ یہاں بہت کچھ عجیب تھا، مگر ارشمان کو ایک بات کی خوشی تھی کہ یہ اپنی حور کے بہت قریب ہے۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ انسانی دنیا میں وہ آ گیا ہے۔ یہ کب سے کوشش کر رہا تھا جلد از جلد حور کے پاس پہنچ جائے، اور یہ حور کے پاس ہی پہنچنے والا تھا۔ ارشمان ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے جادو سے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ اس کے بعد حور کے پاس جانا اس کا سب سے پہلا مقصد تھا۔ یہ جانتا تھا کہ سلطان دنیا میں موجود ہے اور کہیں نزدیک ہی ہے۔ ارشمان اب اپنی رانی کے بارے میں جان رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہاں ہی نزدیک ہے کہیں۔ حور بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ارشمان اس کے بہت قریب ہے۔ کہاں ہیں آپ ارشمان؟ جلدی سے آ جائیں، میں چاہتی ہوں ہمارے بچے کو جو سب سے پہلے اٹھائے وہ آپ ہو۔ حور نے روتے ہوئے ارشمان کو پکارا۔ سلطان جو کچن میں کھڑا ہوا رات کا کھانا بنا رہا تھا، وہ باہر لانچ میں آیا تو کسی غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ ابھی یہ کچھ سوچتا اس سے پہلے ہی دروازہ ایک دھاڑ سے کھولا۔ اندر آنے والا ارشمان تھا۔ بادشاہ ارشمان! سلطان نے ارشمان کی طرف دیکھا جو غصے سے اندر آیا۔ ارشمان نے اندر آتے ہی سب سے پہلے سلطان کو اپنی طاقت سے نیچے گرایا۔ سلطان بھی شاید تیار تھا۔ اس بار سلطان نے بھی اپنے ہاتھ آگے کیے جس سے روشنی نکلی اور ارشمان کی طرف گئی۔ ارشمان کو بھی جھٹکا لگا۔ اس بار نہیں ہاروں گا میں، شہزادی میری ہوگی۔ بادشاہ ارشمان! میں نے انہیں سب سے پہلے دیکھا، پسند کیا اور اپنی دنیا میں لے گیا۔ تم ہوتے کون ہو رانی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے؟ وہ شروع سے میری تھی اور میری ہی رہے گی۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے راستے سے دور ہو، مگر تم شاید ابھی مجھے بہتر طریقے سے جانتے نہیں۔ ارشمان نے دوبارہ روشنی سلطان کی طرف پھینکی۔ سلطان نے بھی اسے روکا نہیں۔ بادشاہ ارشمان! شروع سے تمہارا رویہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہی تھا، جو چیز اچھی لگی اسے اپنا بنا لیا، مگر حور کوئی چیز نہیں تھی بلکہ جیتی جاگتی انسان تھی۔ تم نے کبھی کسی کے احساسات کا خیال کیا ہے؟ مجھے تم جیسے انسان سے ہمدردی بھی نہیں۔ شاید تم انسان نہیں جانتے، تم میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اس شخص کے بیٹے ہو جس نے آج تک اپنی بیوی کو دنیا سے دور رکھا، تو کیسے تم کسی کو خوش رکھ سکتے ہو؟ میرے بابا کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، وہ ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر تم جیسے لوگ پیار کا مطلب بھی نہیں جانتے۔ ان کے نزدیک صرف اپنی ذات اہم ہے۔ وہ جس شور کی آواز آ رہی تھی بہت دیر سے کمرے سے باہر آئی۔ کمرے سے باہر اسے جب ارشمان نظر آیا تو یہ روتے ہوئے بولی، ارشمان! ارشمان کی نظر حور پر پڑی۔ پیلے رنگ کی شلوار قمیص پر چادر کو اپنے ارد گرد اور سر پر اس نے اچھے سے پھیلا رکھا تھا۔ ارشمان حور کی طرف آیا۔ میری جان، میری رانی حور! ارشمان نے حور کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ارشمان نے حور کے چہرے پر پیار دیے اور اس کی آنکھوں کو دیکھا جو ویران تھی۔ ارشمان نے حور کے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور یقین کیا اس کا بچہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہونا میری جان! اب جانتی ہو میں نے یہ وقت کیسے گزارا ہے؟ میں نے پل پل یہاں آپ کے پاس آنے کے لیے لمحے گنے ہیں۔ بہت تو ہو گیا یہ ایموشنل ڈرامہ، تم جانتے ہو بادشاہ ارشمان تمہاری بیوی کتنا عرصہ میرے پاس رہی ہے، کہ اب بھی تم اسے اپنانے کو تیار ہو؟ حور نے آنسو بھری آنکھوں سے ارشمان کو دیکھا۔ ارشمان! آپ مجھ پر شک مت کریے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، میں بالکل ویسی ہی ہوں جیسا آپ نے مجھے چھوڑا تھا۔ ارشمان نے حور کے چہرے پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ میں جانتا ہوں یہ گھٹیا شخص جو کہہ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، ویسے بھی میں نے آپ سے عشق کیا ہے میری رانی۔ آپ کی ہر تکلیف کا مجھے بھی خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ پر جو بھی تکلیف آتی ہے مجھے اس کا علم پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ سلطان نے حور کو ارشمان کے پاس دیکھا تو یہ ضبط کر گیا، مگر جب اسے معلوم ہو کہ ارشمان سچ میں حور کو نہیں چھوڑے گا تو اس نے ارشمان پر وار کیا۔ ارشمان! حور کی چیخ نکلی۔ ارشمان نے حور کو اپنے سینے میں چھپایا۔ ارشمان غصے سے پیچھے دیکھنے لگا، پھر اپنے سلطان کی طرف آیا، حور کو سائڈ پر کر کے، تم میرے سامنے کھڑے ہو تو تم شاید یہ بھول رہے ہو، تم نے پہلے جرأت کی میری رانی کو تکلیف پہنچانے کی، اب تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی جرأت کر رہے ہو؟ بادشاہ ارشمان کبھی اپنے مجرموں کو معاف نہیں کرتا۔ ارشمان کی آنکھیں اس وقت خوفناک حد تک سرخ تھی اور یہ سلطان کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان بھی پہلے سے تیار تھا، اس لیے یہ بھی ارشمان کی طرف آنے لگا۔ حور پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ حور کے دیکھتے ہی دونوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ حور کی چیخیں نکل گئی جب اس نے ارشمان کا خون نکلتے دیکھا۔ ارشمان اور سلطان دونوں ہی طاقتور تھے اور اس لمحے دونوں ہی سخت غصے میں تھے۔ ارشمان نے وار کیا، سلطان نیچے گرا۔ ارشمان نے سلطان کا ہاتھ تھاما اور جھٹکا دے کر کھینچا۔ روشنی کے نکلتے ہی سلطان کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ تم نے کیا
किया। अर्शमान ने सुल्तान की सारी तख्तें ले ली थी। तुमने हमारे साथ गद्दारी की है, ना सिर्फ अपनी रियासत के लोगों को तकलीफ दी तुमने, बल्कि मेरा बादशाह अर्शमान का मुकाबला करने की कोशिश की। हमसे तुम्हारी सारी ताकतें वापस लेते हैं और 10 साल के लिए तुम अपनी रियासत से अपने घर नहीं जा सकते। 10 साल तुम्हें इसी इंसानी दुनिया में रहना है। ये तुमने अच्छा नहीं किया बादशाह अर्शमान। तुम मुझसे मेरी ताकतें नहीं छीन सकते। मैं चाहता तो तुम्हें ख़त्म भी कर सकता था, मगर मैं तुम्हें ऐसी सज़ा देना चाहता था जो तुम्हें हमेशा याद रहे। अब जब भी तुम सोचा करोगे तो तुम्हें समझ जाएगा कि तुमने किसके साथ मुकाबला करने का सोचा था। अर्शमान हूर की तरफ बढ़ा जो रो रही थी। चले रानी। हूर सुल्तान की तरफ आई। मैंने तुम्हें कहा था ना, सुल्तान के इश्क को कभी कैद नहीं कर सकते। मुझे दुख है कि तुमने अपनी जिद और अना के पीछे खुद को तबाह कर लिया। मैं उम्मीद करती हूँ जब अपने माँ बाप से मिलोगे तो एक नए इंसान बनकर मिलोगे। यहाँ इंसान तुम्हें बहुत कुछ नया सिखा देंगे। सुल्तान ने हूर को देखा। वो जानता था कि शायद कभी दोबारा इसे ना देख पाए। अर्शमान सुल्तान मुझे मेरे वालिदा के पास लेकर गया और यही ज़ाहिर किया कि मेरा शौहर है ये। मैं अपने माँ बाप से मिलना चाहती हूँ, मगर आप साथ होंगे तो वो क्या सोचेंगे। अर्शमान हंसने हंसने लग गया। शायद आप भूल गई हैं कि आपके शौहर मोहतरम इंसान नहीं है। मैं इन्हें इस बात की याद ही भुला दूंगा कि वो सुल्तान से मिले थे। इन्हें ये याद होगा कि वो मुझसे मिले थे। सुल्तान को छोड़कर ये दोनों अपनी दुनिया में चले गए। सुल्तान भी हूर से सच्ची मोहब्बत करता था, मगर शायद वो एक चीज़ भूल गया था कि इश्क को कभी कैद नहीं किया जा सकता। ये तो आज़ाद रहने का आदी है। हूर अपने वालिदैन से मिल रही थी और अब ये जानती थी कि बहुत अरसे तक ये इनसे नहीं मिल पाएगी। इसके वालिदैन की याददाश्त में अर्शमान इसके शौहर के तौर पर याद रह गया। एक नई दास्तान रकम हुई। सुल्तान अपने इश्क के पीछे सब कुछ गंवा गया और अर्शमान ने सब कुछ पा लिया। वो बाबा जो हूर के वालिद के पास आता था वो कुछ भूल गया था। हूर उस सुल्तान को नहीं अर्शमान को मिली थी और इन दोनों की एक नई कहानी शुरू हुई थी। 10 साल बाद महल में साहिल के पीछे भागते हुए हूर थक गई थी। ये इसका छोटा बेटा था जिसने इससे पैदा होने के बाद से आराम से बैठने दिया था। रानी साहबा आराम से, आप गिर जाएंगी। गुल बहार तुम अपने शहजादे को भी तो देखो, मुझे कितना तंग करता है। आ जाने दो ज़रा, अर्शमान को शिकायत लगाऊंगी इन्हें। हूर के 4 बच्चे थे, 2 शहजादियाँ और 2 शहजादे। हूर ने इन गुजरे सालों में इस जगह को अपना बना लिया था। यहाँ के लोगों के साथ साथ बादशाह, शहरियार और मलका बहुत बार हूर से मिलने आए कि इनके बेटे को माफ़ कर दे। शुरू शुरू में तो फौजिया खातून हूर को इनसे दूर ही रखती। फिर एक दिन हूर इनसे मिली और शमान को कहा कि इनके बेटे सुल्तान को माफ़ कर दे। आज 10 साल बाद सुल्तान अपनी रियासत में वापस आया था। साथ इसकी ताकतें वापस मिली थी, मगर अर्शमान ने सुल्तान को कह भी दिया था कि इस बार अगर कोई हरकत करने की कोशिश करेगा तो इसे हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में भेज देगा। सुल्तान ने एक लड़की से इंसानी दुनिया में शादी की जिसकी मद जिसको मदद में ज़रूरत थी। वो लड़की 2 बेटों की पैदाइश के बाद इस दुनिया से चली गई। सुल्तान आज भी हूर को याद करता। ये रियासत वापस आया अपने 2 बच्चों के साथ। जिस लड़की से इसने शादी की वो इसकी मजबूरी थी। वो इनका साथ भी बहुत कम था। खिड़की के पास खड़े सुल्तान से आसमान को देख रहा था। आसमान पर आज भी आतिशबाजी हो रही थी और ये जानता था ये क्यों हो रही है, मगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों को हासिल करके भी हम अपना नहीं पाते। हूर आज भी इसी आबशार के पास खड़ी थी जहाँ शादी की पहली रात खड़ी होकर उसने अपने शहजादे के हाथ से फूलों का जेवर पहना था। आज इनकी शादी को 11 साल हो गुजर गए थे। हूर, याद है हमने इस जगह से अपनी आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत की थी। क्या हम जानते थे कि ज़िंदगी में इतना कुछ बदल जाएगा? नहीं अर्शमान, मैंने कभी नहीं सोचा था ज़िंदगी यूँ बदल जाएगी, मगर एक चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि इश्क कभी कैद नहीं हो सकता। वो तो आज़ाद है जो कभी भी अपने महबूब को तकलीफ़ नहीं दे सकता। अर्शमान ने हूर की आंखों पर बोसा दिया। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया रानी हूर। अर्शमान, मेरी ज़िंदगी भी हसीन बनाने का शुक्रिया बादशाह अर्शमान। हूर अर्शमान के सीने से लगे सामने होने वाली आतिशबाजी को देख रही थी। ये जानती थी कि बहुत कुछ बदला था और बहुत कुछ बदल जाएगा मुस्तकबिल में, मगर एक चीज़ जो नहीं बदलेगी वो अर्शमान और उसका प्यार था। इश्क में ज़बरदस्ती नहीं की जाती, ये तो हो जाता है, और जिस चीज़ को सख्ती से थामा जाए वो टूट जाती है। यही मिसाल इश्क की है। तो कैसा लगा आपको ये नावल? बहुत अच्छा नावल था। फैंटेसी बेस था और फैंटेसी बेस में मैंने ये नावल जो पढ़ा है ये थोड़ा सा अलग था। नहीं तो वो वही मार धाड़ और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।